गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारा चीज डिस्कशन किए थे। लाइक गिब्स फ्री एनर्जी में हम लोग बात किए थे कि डेल्टा जी हम लोग को सिस्टम का, केवल रिएक्शन का या सिस्टम का निकालने से ही हमको पता चल जाता है कि कोई भी मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, कौन सा प्रोसेस फिजिबल कब होगा। तो अगर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या उसी को हम लोग फिजिबल भी कहते हैं, उसी को हम लोग फिजिबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन कंक्लूड होता है यहाँ पर आकर के। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से और भी था, जैसे डेल्टा एस यूनिवर्स का अगर निकालते थे, डेल्टा एस अगर यूनिवर्स का निकालते थे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए था स्पॉन्टेनियस के लिए या फिजिबिलिटी के लिए। ये भी एक बहुत हेल्पफुल चीज था। बस यहाँ पर एक कमी क्या हो जाता था इस पॉइंट पे कि हमको सिस्टम का और सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी निकाल करके फिर ऐड करना होता था। यानी यहाँ पे बस एक ही डीमेरिट था, डेल्टा एस यूनिवर्स वाले में एक ही डीमेरिट था कि डेल्टा एस सिस्टम निकालो, डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों का मिला करके वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। ठीक है, तब इसलिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता था। एक क्लॉजियस इनइक्वालिटी भी आता था मेरे भाई, वहीं से ये सारा डेफिनेशन आया था। लेस देन इक्वल टू डेल्टा एस होगा मेरे भाई, ये स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होने के लिए, स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होने के लिए। ठीक है, ये भी बात हम आपको बताए थे। दूसरा चीज, एक लाइन आपको बताए थे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है ये मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है गिव्स फ्री एनर्जी। और सॉरी, डेल्टा एस मैक्सिमम होता है, डेल्टा जी मिनिमम होता है, डेल्टा जी मिनिमम होता है, डेल्टा एस मैक्सिमम होता है कब, एट इक्विलिब्रियम। ये भी बात हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, डेल्टा जी का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी ग्राफ में देखे थे मिनिमम होता है। और मेरे भाई इक्विलिब्रियम के टाइम में ये भी बताए थे कि डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। एक बात और बताई थी मेरे भाई, डेल्टा जी जो है ना ये गलत है। दरअसल सही क्या थी था, डी जी बाई डी एन, पर मोल वाला बात सही था, इससे ग्राफ बन रहा था। क्या कि हम बताए थे ना स्लोप बताता, ये सब जो डेल्टा जी लिखते दरअसल वो स्लोप होता है, ये भी बताए थे। और एट इक्विलिब्रियम जो कर्व बन करके आया था, एट इक्विलिब्रियम जो कर्व बन करके आया था कुछ ऐसे, तो यहाँ पे ये स्लोप जीरो था, यहाँ पे ये स्लोप जीरो था। तो ये लाइन बोलना थोड़ा गलत था, तो इसलिए हम लोग लिखते ऐसे हैं, लेकिन मतलब ये होता है डी जी बाई डी एन, मोल्स पर मोल्स डिफाइंड हो रहा था। तो ये भी मतलब हम आपको बताए थे। ये था जी का ग्राफ, ये किसका ग्राफ था मेरे भाई, डेल्टा जी का ग्राफ था। इसी तरीके से एक और कर्व बनाए थे माय डियर स्टूडेंट्स इस टाइप का, और ये कर्व जो था ये डेल्टा एस के लिए था, ये डेल्टा एस के लिए कर्व था, आपको याद आ रहा होगा। और इक्विलिब्रियम के टाइम में वो भी मैक्सिमम था, उसका भी स्लोप जो था वो जीरो था, उसका भी स्लोप जीरो था। याद करो मेरे भाई, डेल्टा एस भी, डेल्टा एस यूनिवर्स भी क्या हो जाता है मेरे भाई, डेल्टा एस यूनिवर्स भी उस टाइम में जीरो हो जाता है एट इक्विलिब्रियम में। वो भी दरअसल डिफाइंड थे मेरे भाई डी एस बाई डी एन, ये बात सही है, डेल्टा एस वाली बात गलत है। लेकिन हाँ हम लोग लिखेंगे अभी भी डेल्टा एस, अगर डेल्टा जी जीरो होता तो कोई सेंस नहीं बन पाता, इसीलिए स्लोप में बात हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारी बातों को हम आपको बताए। एक फॉर्मूला डेल्टा जी का और भी आया था, आपको याद होगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आया था, टी डेल्टा एस आया था, रिएक्शन के लिए भी यूज हो जाता था मेरे पास। डेल्टा एच का टेम्परेचर के साथ में अगर वेरिएशन होता था तो वो वाला वैल्यू लिखते थे, डेल्टा एस का अगर टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन होता था तो उसका वाला वैल्यू लिखते थे, उसका वाला वैल्यू लिखते थे माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से डेल्टा जी का वैल्यूज हम लोग निकाल रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था मेरे भाई। आज ना हम लोग ये सारी चीजों का भी यूज करेंगे, ये फॉर्मूला से सवाल बनेगा, आज भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा मेरे भाई, आज भी बनेगा। और उससे ना हम लोग फील लेंगे कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है। अभी तक उसे निकालने के लिए सीखे थे,
हाँ, फिर और भी फॉर्मूला आया था माय डियर स्टूडेंट, कौन सा, इक्विलिब्रियम के टर्म में आया था, इक्विलिब्रियम के टर्म में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू वाला आया था, जहां पे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, डी जी अपॉन डी एन लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम अगर बात करें, एट इक्विलिब्रियम ये एक फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम में, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के बन जाता है, माइनस आर टी एल एन के बन जाता है, ठीक है, आर टी एल एन के बन जाता है, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ये भी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पर से एल एन के टू बाई के वन में निकाला जाए टेम्परेचर के टर्म में, के टू बाई के वन, जिसको हम लोग वैनसॉफ इक्वेशन बोले थे, तो डेल्टा एच नॉट बाई आर, यहाँ पे टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग पहले के क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। इस टाइप का फॉर्मूला जो है ना, पहले के क्लासेस में भी हम लोग पढ़े हैं। कौन से क्लासेस में, तो याद आएगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम में का फॉर्मूला पढ़े थे, इवन वहां पे सेम फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर से भी आया, इस टाइप से बहुत सारा फॉर्मूला देखे थे, ये सब चीजों को देखे थे हम, एक टाइम आपको 2 मिनट का रिवीजन करवा दिए ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए अच्छा से। अब क्या है माय डियर, एक क्वेश्चन देंगे और गिब्स फ्री एनर्जी का हम लोग फाइनल क्या कॉन्सेप्ट है या क्या फीलिंग है, उसका मतलब उस बात को जानेंगे, ठीक है। तो मेरे में क्वेश्चन है या एग्जांपल बोलो जिससे हम लोग थर्मोडायनामिक्स का गिब्स फ्री एनर्जी जो टॉपिक है उसका उसका फील ले पाएंगे। एक सिस्टम है मेरे भाई, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम का टेम्परेचर जो है 400 केल्विन पे रखा हुआ है, और इसका टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, 400 केल्विन पे रखी है और इसका टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, इसका प्रेशर भी नहीं वेरी कर रहा है, प्रेशर 1 atm है। और यहाँ पे एक और डेटा की देने कि जो डेल्टा एस रिएक्शन है, कोई रिएक्शन हो रहा है इस कंटेनर के अंदर में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इवन हम ये भी बता दिए थे माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर कभी भी कोई रिएक्शन लिखा हुआ और टेम्परेचर प्रेशर के बाद में कोई भी चीज मेंशन नहीं हो, तो अपने मन से आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर लीजिएगा, तो इसका वैल्यू जूल्स पर केल्विन होगा, जूल्स पर केल्विन होगा, ठीक है। और मेरे भाई ये लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में कि ये सिस्टम 100 किलो जूल्स ऑफ हीट को रिजेक्ट कर रहा है, 100 किलो जूल्स ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है, सिस्टम जो है ये इतना हीट को बाहर कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके हमें आंसर बताओ ताकि फिर हम उसका फील बता पाएंगे। क्वेश्चन आसान है एकदम, बिल्कुल सॉल्व करना, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से बताना हमें, हमें जल्दी से बताना। आया किसी का आंसर या कोई अप्रोच ले पा रहा है? अगर अप्रोच भी ले पा रहे तो चैट में हमें बता दें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है मेरे भाई, 19,900 गड़बड़ लग रहा है। जूल्स सबको सही सही यूनिट में पुट किया है, जूल्स किलो जूल्स को, शायद हमें लग रहा है कि आप लोग जूल्स किलो जूल में गलती कर दी है। ये 50 जूल्स है, ये 100 किलो जूल है।
यहाँ पे हमको लग रहा है गलती कर दी है ना, 19 में आंसर नहीं है मेरे भाई, डेल्टा जी निकालना है आपको, और हमें ऐसा उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसान है निकालना इसको। चलो अब हम ही बता देते हैं मेरे भाई, तो बता दे। अभी भी हम टाइम दिए हुए हैं भाई, कोई तो होगा जो बना सकता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सिंस टेम्परेचर एंड प्रेशर are constant, hence heat added at constant pressure is delta H। इसका मतलब यहां पर से तुम्हें डेल्टा एच का वैल्यू आपको गिवन है मेरे भाई, सिस्टम के लिए डेल्टा एच आर बात करेंगे तो -100 ये किलो जूल है, इसको आप -10⁵ जूल्स लिख सकते हो। तो ये मालूम चल गया, टेम्परेचर नोन है, डेल्टा एस आर नोन है, तो डेल्टा जी आर इक्वल टू डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर। तो मेरे पास डेल्टा जी आर इक्वल टू -10⁵ आप फाइनल आंसर को किलो जूल में निकालेंगे, 400 केल्विन इंटू डेल्टा एस आर। डेल्टा एस आर कितना है मेरे भाई, -50, और बाई कुछ नहीं मेरे भाई, टी इंटू डेल्टा एस आर है, जूल्स में भी नहीं लिख रहे, जूल्स में ही लिख रहे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ऐसा करते सबको किलो जूल में बना लेते हैं मेरे भाई, 10⁵3 से डिवाइड दे करके, तो ये -100 बन जाएगा, और ये 10 का तीनों जीरो कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, ये किलो जूल में आ जाएगा, इतना किलो जूल, यानी कि -80 किलो जूल आ जाएगा, यानी कि डेल्टा जी इक्वल टू -80 किलो जूल आया। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया कि डेल्टा जी का वैल्यू -80 किलो जूल है। ठीक है, अब सवाल आया कि डेल्टा जी निगेटिव में आया, इसका मतलब ये प्रोसेस फिजिबल है, यस या नो, बस इतना जवाब देना है कि अगर ये डेल्टा जी अगर निगेटिव में आया है तो प्रोसेस फिजिबल है, यस या नो। इसका मतलब एक लाइन यहां से कंक्लूड हुआ कि प्रोसेस इज फिजिबल, प्रोसेस इज फिजिबल। ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल फिजिबल है, प्रोसेस जो है वो फिजिबल है मेरे भाई। लेकिन सवाल है कि ये डेल्टा जी क्या बता रहा है, -80, -80 क्या बता रहा है, इस बात को जानना था ना। सवाल बनाने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सवाल बना, इस सवाल से हम पहले ही बोलते कॉन्सेप्ट सिखाना, सवाल बहुत इजी था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो कैसा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं मेरे भाई? मेरे भाई ये सिस्टम जो है ना, इतना हीट रिजेक्ट कर दिया सराउंडिंग को, सोचो ये हीट वेस्ट नहीं हो गया, तो तुम्हारा जवाब है कि हाँ सर, अगर ये सराउंडिंग को इतना हीट दे दिया है 100 किलो जूल, इसका मतलब ये 100 किलो जूल ऑफ हीट वेस्ट हो गया, ये तो बर्बाद हो गया ना। इस हीट का हम यूज कर लेते, किसी इंजन को मूव करा लेते तो फायदा हो जाता। तुम्हारा जवाब है, तो मेरे इस हिसाब से तुम क्या सोचोगे कि कितना हीट वेस्ट करे, एक भी हीट वेस्ट करे, क्या तुम्हारा अप्रोच क्या होगा एज अ इंजीनियर, क्योंकि तुम मेरे भाई कुछ दिन के बाद इंजीनियर बनोगे, तो एज अ इंजीनियर तुम्हारा क्या अप्रोच होगा, ये सारा हीट मेरा यूटिलाइज हो जाए, या फिर कुछ वेस्ट हो जाए कुछ बच जाए, ऐसा सोचोगे, या फिर क्या सोचोगे पूरा यूटिलाइज हो, कैसा सोच होगा, क्या सोच रहेगा अपना बताएं। मैं हम लोग क्या करेंगे, सराउंडिंग को हीट दे कि नहीं दे, पूरा यूटिलाइज हो जाए, यस हमारा अप्रोच रहेगा, यानी डेल्टा जी तो निकल गया मेरे भाई, डेल्टा जी का वैल्यू हमें निकल गया, और ये प्रोसेस भी फिजिबल है, डेल्टा जी निगेटिव आता है तो प्रोसेस फिजिबल होता है, तो हमारा आवर एम, आवर मतलब हम सब का ये एम है कि मेरे भाई कि ये हीट हीट क्यू जो है सराउंडिंग में जीरो जाए,
अपना अप्रोच यही है कि सराउंडिंग में जीरो जाए, हम वो सारा हीट को यूटिलाइज कर ले, सारा हीट को यूटिलाइज कर ले। वो हाँ सर बिल्कुल सही बात बोलते हैं। तो मेरे भाई अगर ये क्यू जीरो कर दिए, अगर क्यू जीरो हो गया, क्यू सराउंडिंग में अगर तुम जीरो कर दिए, तो इससे हमें एक लाइन पता चल रहा है कि क्यू सराउंडिंग अगर जीरो हो गया तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो मेरे भाई क्यू सराउंडिंग बाई टी होता है, जो कि जीरो आ जाएगा। तुम कहोगे हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो हो जाए, है ना। यही होगा मेरे पास, सराउंडिंग में एक भी हीट वेस्ट नहीं कराए, वो सिस्टम से जितना भी हीट निकला, जितना भी हीट वेस्ट हुआ, वो सारे को हम यूटिलाइज कर ले रहे हैं, वो सारे को हम यूटिलाइज कर ले रहे हैं मेरे। तो बोले हाँ बहुत अच्छा अप्रोच है सर आपका, तो बिल्कुल। तो मेरे भाई हमको पता है कि ये प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस टू बी फिजिबल, फॉर द प्रोसेस, अब रहने दो अभी मत लिखो, अभी लिखते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो गया, ये निकालते हैं मेरे भाई। तो निकालते, तो सिस्टम का -50 लिखा हुआ था आपको गिवन था ना, डेल्टा एस रिएक्शन जो कि सिस्टम का था -50 और सराउंडिंग का 0, तो ये -50 आ गया, यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स अगर बेटा तुमसे पूछेंगे तो तुम कहोगे डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। मेरे भाई डेल्टा एस यूनिवर्स ये लेस देन 0 आ गया, ये प्रोसेस फिजिबल नहीं हो पाएगा। यानी तुम जो तेज बन रहे थे ना, प्रोसेस की फिजिबल करा देंगे। हमारा अप्रोच होगा कि एक भी हीट ना वेस्ट करे। तुम्हारा जो अप्रोच था ना बेटा, कि क्या चाहते थे तुम, कि एक भी हीट ना वेस्ट हो। लेकिन मेरे भाई तुम चाहते तो थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। डेल्टा एस लेस देन 0 हो गया यूनिवर्स का, ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है। तो तुम क्या सोचोगे, अब क्या अप्रोच है? क्या तुम 100 किलो जूल वेस्ट करोगे या तुम सोचोगे कम वेस्ट करें? क्या सोच रहे हैं अब, क्या तुम्हारा सोच रहेगा? कम वेस्ट। यानी एक बात तो समझ में आ गया मेरे भाई कि हीट को वेस्ट तो करना पड़ेगा। यहां से एक कंक्लूजन तुम्हें निकल गया, एक कंक्लूजन, उस कंक्लूजन को पहले लिख लेना चाहिए अपने को। कंक्लूजन एक लिख लेना चाहिए। क्या कंक्लूजन लिखना चाहिए? तो टू मेक द प्रोसेस फिजिबल, टू मेक द प्रोसेस फिजिबल, टू मेक द प्रोसेस फिजिबल, इस प्रोसेस को फिजिबल करने के लिए, फिजिबल, वी मस्ट हैव, we must have to reject, to reject some heat। मेरे भाई कुछ हीट को आपको वेस्ट करना पड़ेगा, और यही बात हमें सेकेंड लॉ सिखाता था कि तुम ऐसा कभी भी इंजन नहीं बना सकते। तो मेरे भाई तुम क्या सोचोगे, अगर कितना मिनिमम टू मेक, अब मेरा अप्रोच बदल जाएगा, टू मेक द प्रोसेस फिजिबल, टू मेक द प्रोसेस फिजिबल, टू मेक द प्रोसेस फिजिबल। अब हमारा अप्रोच है कि फिजिबल तो बनाना ही पड़ेगा, तभी वो प्रोसेस होगा। एक बात तो समझ में आ गया। तो डेल्टा एस यूनिवर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके लिए हम जीरो, लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन क्या रखेंगे, मेरा जीरो रहे, लिमिटिंग कंडीशन जीरो रहे, कम से कम इतना तो वेस्ट करें, यानी मिनिमम हम चाहेंगे तो मिनिमम वेस्ट करें। एंड वी वांट, लिमिटिंग कंडीशन, वी वांट, यहां पे लिख लेते हैं, वी वांट मिनिमम वेस्ट ऑफ हीट। हमारा चाहत है कि हीट का वेस्ट कम से कम हो सके। वी वांट मिनिमम वेस्ट ऑफ हीट। हमारा अप्रोच ये, हमारा अप्रोच ये है कि हम लोग मिनिमम वेस्ट करें, इसीलिए लिमिटिंग कंडीशन पे ले जाएंगे और डेल्टा एस यूनिवर्स को जीरो करेंगे। हाँ ये पता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट कर देंगे, हमको पता है कि जीरो तो नहीं हो सकता, कि प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम हो जाए, यानी कि माइनस डेल्टा एस रिएक्शन का हो जाए, जो कि +50 होना चाहिए। इसका मतलब +50 जूल होना चाहिए। तुम कहोगे हाँ सर, अगर +50 सराउंडिंग का हो जाएगा तो यूनिवर्स का 0 हो जाएगा, क्या कि सिस्टम का -50 है, तो -50 +50 मिलकर 0 कर देगा, तो प्रोसेस फिजिबल होगा। यानी इतना होना चाहिए सराउंडिंग का। तो मेरे भाई तुमको डेल्टा एस सराउंडिंग मालूम चल गया, इसका मतलब क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर टी मालूम चल गया इक्वल टू 50, ये मालूम चल गया। और इससे तुम इतना बता सकते हो कितना हीट सराउंडिंग में जा रहा है,
कितना हीट सिस्टम वेस्ट कर रहा है। तो ये जूल्स में है, टेम्परेचर 400 केल्विन पुट करो, टेम्परेचर 400 केल्विन पुट करो, 4-5-50 जूल्स इंटू 400 केल्विन अपॉन 1000 कर देते, किलो जूल्स में निकाल लेते हैं। तो 5-4-20 हो जाएगा, 3 0 कट गया आएगा फिर और एक्स्ट्रा वाला। तो मेरे भाई तुम्हारा जवाब आ गया, 20 किलो जूल हीट वेस्ट करना पड़ेगा। इस लाइन से एक लाइन दिखाई दिया, वी मस्ट हैव टू वेस्ट 20 किलो जूल हीट टू द सराउंडिंग। क्या बताया मेरे भाई, तुमको ये लाइन बताता है कि बेटा अगर तुम चाहते हो कि प्रोसेस फिजिबल हो जाए तो तुमको 20 किलो जूल मिनिमम करना पड़ेगा, 20। उससे ज्यादा करोगे तो अच्छा बात है, तभी प्रोसेस होगा। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि प्रोसेस हो जाए तो कम से कम तो इतना करना पड़ेगा, 20 किलो जूल हीट वेस्ट कर दिया। तो मेरे में हम लोग ऐसे नॉर्मली कितना वेस्ट कर रहे थे, अगर ये बात नहीं पता था तो कोई बताएगा हम नॉर्मली कितना वेस्ट कर देते थे। आपको क्वेश्चन में कितना वेस्ट गिवन था, 50 गिवन था, 100 गिवन था मेरे में, 100 किलो जूल वेस्ट कर रहे थे। इसका मतलब तुम कहोगे अच्छा सर हम पहले 100 किलो जूल सराउंडिंग को दे रहे थे, सराउंडिंग को पहले 100 दे रहे थे। अब एक बात समझ में आया कि सर इसमें से मेरा 100 देने की जरूरत नहीं है, हम इसमें से 20 किलो जूल ही देंगे। 100 में से 20 देंगे, 80 बच जाएगा। हम क्या करेंगे, 100 में से 20 दे देंगे और मेरे पास में 80 बच जाएगा। ये मेरा प्रॉफिट है, ये फायदा है। हाँ, उससे कम में फिजिबल नहीं होगा, 20 से कम में, क्योंकि लिमिटिंग 50, ताकि डेल्टा एस यूनिवर्स 0 आ जाए कम से कम। उससे ज्यादा वेस्ट करना पड़ेगा वैसे, पता है। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट तुम इतना उठा सकते हो, तुमको कैसे ये डेटा हमें ऐसा बता रहा है कि 80 किलो जूल अगर बचा लिए हम, 80 किलो जूल अगर हीट बचा लिए 100 में से, इतना तो वेस्ट करना ही पड़ेगा, इतना तो मिनिमम वेस्ट है, ये तो मिनिमम वेस्ट है 100 में का। तो 80 बचा लिए तो मेरे भाई ये तो मेरे काम का है, ये तो फायदा हो जाएगा। हम क्यों 100 वेस्ट करेंगे, हाँ हम क्यों 100 वेस्ट करेंगे, हम 80 ही वेस्ट 20 ही वेस्ट करेंगे, 80 बचा लेंगे। तो मेरे भाई गिव्स फ्री एनर्जी यही बता रहा था बेटा, तुम फ्री एनर्जी इतना बचा सकते हो, इसीलिए नाम था फ्री एनर्जी। प्रॉफिट तुम इतना कमा सकते हो। ये जो डेल्टा जी बताता था, ये दरअसल वही बात बताता था तुम्हें कि तुम बेटा 80 किलो जूल बचा सकते हो। -80 यही बता रहा था कि तुम्हारे पास में 80 फालतू का तुम वेस्ट कर रहे हो, इसको बचा लो, ये काम आ जाएगा। ये नाम है गिव्स फ्री एनर्जी। ये हमें इतना लंबा कैलकुलेशन से बचा देता है, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन से बता देता है। ये हमें किसी प्रोसेस, किसी इंजन को बनाने के टाइम में डायरेक्टली हमें आइडिया दे देता है कि तुम इसका मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। 80 किलो जूल तुम बचा सकते हो, यानी कोई प्रोसेस कराओगे पीवी वर्क तो तुम्हारा प्रोसेस होने के बाद इतना बचा सकते हो, इतना ही वेस्ट करो, तुम इतना हीट को बचा लो, तुमको ये 20 क्यों सर वेस्ट करना पड़ा। हम चाहते थे एक भी वेस्ट नहीं करें। मेरे भाई आज से कुछ साल के बाद तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई, जॉब हो जाएगा। हाँ तुम पीछे वाले करें, हाँ सर मजा आएगा, फिर पैसा कमाएंगे। तो मेरे भाई जब जॉब तुम्हारा हो जाएगा फाइनली, किसी अच्छे जगह पे हो, किसी आईआईटी से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, किसी का माइक्रोसॉफ्ट में हो जाएगा, किसी के एडोब में हो जाएगा, किसी का गूगल में हो जाएगा, किसी के अमेजोन में हो जाएगा, मेरे में अलग अलग जगह पे हो जाएगा। तो मेरे भाई अब क्या होगा ना, तो तुम लोग जब पैसा कमाओगे ना, तो पैसा कमाने के साथ में जितना इनकम लिखा हुआ रहता है ना, उससे कम मिलता है सबको, उससे कम मिलता है। आप लोग घर में भी सुनते हो कुछ पैसा कट जाता है, पीएफ की तरह और भी बहुत टाइप का कटता है मेरे भाई सैलरी से कुछ पार्ट। तो जब सैलरी से कटता है ना मेरे भाई, तो फिर वो मतलब बोला जाता है कि वो आपका सैलरी है ही नहीं, वो गवर्नमेंट का ही है, और तुम उस सैलरी को यूज नहीं कर सकते, फिर गवर्नमेंट एक अलग से एक और इनकम टैक्स रिटर्न भरवाता है, जिसमें से कुछ पैसा उसमें का वापिस आता है, पूरा वापिस नहीं आता, उसमें से कुछ पैसा वापिस आ जाता है। लेकिन पता है मेरे भाई,
कुछ पैसा वापिस आ जाता है, तो जो नहीं वापिस आया ना, मतलब वो बोल सकते हो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली वो ब्लैक मनी है, मतलब ब्लैक बोलो या फिर वो गवर्नमेंट का पैसा है, वो गवर्नमेंट का पैसा, उसको हटा दो। अब तुम्हारे पास जो वापिस आने का था, मान लो कि तुम्हारा 100 था, जिसमें से गवर्नमेंट को जाना 20 है, तुम्हें 80 वापिस मिल जाना है। लेकिन पता है जब तुम इनकम टैक्स में जब रिटर्न में तुम जब फाइल को सबमिट करोगे, तो क्या होगा उस टाइम में ना, तुम्हें वहां के लोगों को तुमको एज अ ब्राइब कुछ देना पड़ता है, नहीं तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। आप सुनते हो फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, हाँ, इसका रीजन यही है। तो तुमको बेटा 80 से कुछ कम लेना पड़ेगा, तुमको उसमें से वेस्ट करना पड़ जाएगा, यानी कि मिनिमम 20 से काम नहीं चलेगा, 20 से ज्यादा तुमको वेस्ट हो गया, तब जाकर के तुम्हें नेट प्रॉफिट मिला। वो जो गया मेरे भाई, वो एज अ ब्लैक मनी जा रहा है आपका, और वो देना पड़ेगा, यानी 20 से काम नहीं चलेगा, एज अ ब्राइब आपको चला जाएगा, तो वो काला धन मेरे भाई। तो उस तरीके से ना हर टाइम में ना सराउंडिंग का एनर्जी बढ़ रहा है, सराउंडिंग में बहुत एनर्जी बढ़ रही है, बर्बाद हो रहा है, वेस्ट करते जा रहे हैं मेरे भाई कुछ एनर्जी को, और इस तरीके से इतना एनर्जी बढ़ते जा रहा है सराउंडिंग का, और वो काम का नहीं, वो मिलेगा नहीं तुम्हें, वो गवर्नमेंट का हो गया, वो मिलेगा नहीं। तो ये एनर्जी ब्लैक एनर्जी है ना, इसका कुछ यूज किया जा सकता है, इतना तो तुम्हें वेस्ट करना ही पड़ेगा, हाँ तुम इतना फायदा उठा सकते हो। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी हमें डायरेक्टली बता देता है कि तुम मैक्सिमम इतना फायदा उठा सकते हो, इसीलिए नाम है फ्री एनर्जी। और तुम कौन सा प्रोसेस करके ये वाला लेकर के आए मेरे भाई, तो पीवी वर्क करके। तो जो बचा हुआ पीवी वर्क तो ऑलरेडी हो गया, तुम जॉब कर लिए, अब उस पैसा का क्या करोगे, उस एनर्जी का क्या करोगे, इस एनर्जी से हम नॉन पीवी वर्क करेंगे, अदर देन पीवी वर्क करेंगे। तो ये हमें आइडिया देता है मेरे भाई कि नॉन पीवी वर्क कितना किया जा सकता है, इसीलिए इसको फ्री एनर्जी कहा जाता है, ये हमें आइडिया दे देता है। आई होप ये लाइन से तुम्हें हम फील कराना चाहे कि गिव्स फ्री एनर्जी क्यों नाम पड़ा। फ्री एनर्जी का मतलब ये बताता है कितना फ्रीली अवेलेबल तुम्हें होगा मैक्सिमम, ठीक है। और ये नॉन पीवी वर्क करा सकते हो, क्योंकि पीवी वर्क ऑलरेडी हो रहा है, तो अब तो तुम कराओगे वो नॉन पीवी वर्क, हो सकता है तुम पीवी वर्क भी करा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मेनली आइडिया देता है नॉन पीवी वर्क का। इसमें एक लाइन यहाँ से कंक्लूजन की तरह एक और लाइन हम लिखेंगे। आई होप ये बातें तुम्हें समझ में आई होगी। अगर ये बातें तुम्हें समझ में आ गई मेरे भाई, तो एक बार चैट पे यस लिखो। हम क्या सिखाना चाहते थे, गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब फ्री एनर्जी है, ठीक है माय डियर। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई मेरे भाई। तो जो घटता है, घटता का मतलब माइनस में जो आया, घटने का मतलब माइनस में जो आया, जैसे -80, दरअसल वो 80 फायदा वाला है, तो जितना डिक्रीज हुआ, जीरो से ना डिक्रीज बोलेंगे, जीरो से पहले में तो पॉजिटिव है, ताकि जीरो होगा मिनिमम फिजिबिलिटी के लिए, और जितना तुम निगेटिव करोगे वो क्या है मेरे भाई, नॉन पीवी वर्क है, वो फ्री एनर्जी अवेलेबल है। तो लिखने जा रहे हैं मेरे भाई, डिक्रीज जो होगा ये कहां से होगा, जीरो से, क्योंकि फिजिबल होने के लिए मिनिमम जीरो चाहिए। तो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी equals to the maximum, equals to the maximum amount of non PV work, equals to the decrease in gives free energy equals to the maximum amount of non PV work that can be done, that can be done by a system। नॉन पीवी वर्क कितना कर सकते हैं, पीवी वर्क तो ऑलरेडी हो रहा है, अब जो भी करना होगा वो नॉन पीवी वर्क करना पड़ेगा। हाँ ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, डिक्रीज जो होगा ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, डिक्रीज जो होगा ना वो मैक्सिमम के बराबर होगा, उससे कम ही तुम कर सकते हो, उससे कम ही तुम कर सकते हो, ये मैक्सिमम होगा मेरे भाई। जो डिक्रीज होगा ना, जितना गिव्स फ्री एनर्जी घटा, उससे मैक्सिमम तुम उतना वर्धन कर सकते हो, अदरवाइज मेरे भाई उससे कम ही कर पाओगे। ये भी तो तब होगा जब रिवर्सिबल कराओगे, तब ये मतलब कि मैक्सिमम के बराबर होगा जब रिवर्सिबल होगा, अदरवाइज उससे कम ही मिलेगा ना, हम इसे मैक्सिमम बोला गया, अदरवाइज उससे कम मिलेगा। तो आई होप ये लाइंस और इसका फीलिंग क्या था मेरे भाई, गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब वो सारी बातें तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, किसी को इसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो
आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम लोग इधर का सारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स, यहीं पे जाकर के थर्मोडायनेमिक्स का एंड हुआ कि फ्री एनर्जी को फील करके। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। ये नया चैप्टर है मेरे भाई, नया चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सेम चैप्टर में दिया हुआ है, बट ये हमारा नया चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे भाई हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स वाला जो पार्ट है आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में तो पढ़े ही मेरे भाई, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, उससे भी सवाल आते हैं। और थर्मोकेमिस्ट्री से ज्यादा रिलेटिवली सवाल आते हैं, यानी कि वो मोर इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। मतलब अगर तुम बोलो तो अगर उसको जैसे नंबर देंगे, अगर हम बोले 10 नंबर पे बात करें, 10 नंबर पे बात करें तो इंपॉर्टेंस का, अगर कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री 10 नंबर मिलेगा तो थर्मोडायनामिक्स को 9 नंबर देंगे, थोड़ा सा वो लेस इंपॉर्टेंट। समझ में आया? मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थर्मोकेमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेरे पास दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप ध्यान पे रखेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान पे रखेंगे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेंस जब होगा तो आपको थर्मोकेमिस्ट्री से ज्यादा सवाल आएगा, और एडवांस में दोनों मिक्स भी हो सकता है, वहां से आ जाएगा, दोनों से आता है वहां, लेकिन मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के अंदर पे तुम कहोगे सर क्या पढ़ाई करवाइएगा हमें, तो चलो इस चैप्टर के अंदर में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो पढ़े थे ना इससे पहले डेल्टा एच निकालने का। अब हम लोग रिएक्शन का केवल बात हुआ, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शंस का बात हुआ। तो लिख लो एक लाइन, दिस चैप्टर mainly deals with mainly deals with calculation of delta H। डेल्टा एच का मतलब मेरे भाई इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन with the help of with the help of delta H of other reactions। मतलब कुछ रिएक्शंस आपको गिवन होंगे, कुछ रिएक्शंस आपको गिवन होंगे मेरे भाई, उस रिएक्शन की मदद से आप किसी दूसरे रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हो। तो एक रिएक्शन गिवन होगा, उसकी मदद से आप किसी दूसरे रिएक्शन का आप डेल्टा एच निकालेंगे, किसी दूसरे रिएक्शन से डेल्टा एच निकालेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। पहला टॉपिक है हेस लॉ। हेस लॉ, ठीक है, क्योंकि इसके बिना, ये हेस लॉ के बिना मेरे हिसाब से इस चैप्टर को समझ पाना अच्छे तरीके से फील के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पहले हम सबसे पहले हेस लॉ पढ़ा देते हैं ताकि ये चैप्टर अब निहायत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इजी के टर्म में बात करोगे मेरे भाई, तो अगर तुमको थर्मोडायनामिक्स में 10x मेहनत करना पड़ा तो थर्मोकेमिस्ट्री में x मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया? बहुत इजी चैप्टर है, एकदम आसानी से सब कुछ दिख जाता है मेरे भाई, तो इसीलिए मेरे भाई। तो पहले हेस लॉ का डेफिनेशन लिख देते हैं मेरे भाई। तो हेस लॉ का डेफिनेशन है इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच का मतलब इंथैल्पी चेंज रिमेन सेम, ठीक है। तुम अगर रिमेन सेम का मतलब किसी भी पाथ को फॉलो करो, पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन होता है, ऑलरेडी तुमको नोन है कि स्टेट फंक्शन होता है, तो ये फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा एच रिमेन सेम इफ ए प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन ए सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप मेरे भाई, ठीक है। Delta H remains same if a product is formed in a single step or multiple step from a same reactant, अगर रिएक्टेंट सेम है और प्रोडक्ट सेम है मेरे भाई, तो वो प्रोडक्ट को तुम एक स्टेप में बना लो डायरेक्टली, या तुम अलग अलग तरीका से बनाओ मेरे भाई, 10 स्टेप में, 50 स्टेप में, तो जो इंथैल्पी का चेंज होगा वो सेम होगा।
ये एकदम अंडरस्टूड बात है मेरे भाई। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है, ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे भाई इसका वैलिडेशन देते हैं ये कि ये एंथैल्पी स्टेट फंक्शन ही क्यों है। यानी कि हम लोग बहुत पहले पढ़ा करते थे मेरे भाई कि डेल्टा एच जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। और ये बात को हम प्रूफ नहीं किए थे वहां पर कि कैसे स्टेट फंक्शन हम बोलते थे, जिसको डेल्टा से लिख देते हैं तो वो स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, ये बात सही था, सही था, ऐसा नहीं कि गलत था। लेकिन इसको आज थोड़ा सा यहाँ पे आपको वैलिडेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें ना ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बनाना है, ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बनाना है, और इसका पाथ बनाने के एक और हो सकता है, डायरेक्टली ए से बी बन जाए। तो मेरे भाई ए से बी बन जाए तो उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज हुआ उसको डेल्टा एच आर बोलते हैं। और इसको बनाने का लेट से एक और रास्ता हो कि ए से सी बनाए और सी से फिर बी बनाए, पहले ए से सी बनाए और फिर सी से बी बनाए। और इस दौरान जाहिर सी बात है कि डेल्टा H1 और यहाँ पे कोई डेल्टा H2 अलग अलग होगा। तो ये लाइन हमें क्या कहता है कि जो डेल्टा एच आर ए से डायरेक्टली अगर बी बनाओगे, ए से अगर तुम डायरेक्टली अगर बी बनाओगे तो जो डेल्टा एच आर लगा होगा इस पाथ से जाओगे तो वो दोनों का सम के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। वो दोनों को जब जोड़ दोगे तो उसके बराबर होगा। लेकिन तुम क्यों कहोगे कि हम क्यों माने, हाँ इसको लाइन को बोल देंगे तो तुमको रटने जैसा हो जाएगा। हम ऐसा मान लेते कि ऐसा नहीं होता, हम मान लें कि ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, यानी इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जैसे तुम लोग बचपन में कॉन्ट्राडिक्ट करके तुम लोग कुछ कुछ चीजों को प्रूफ करते थे मेरे भाई, उसी तरीके से हम चाहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करें, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करें कि कैसे ही आखिर सही हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करते हैं। ये तो दिख रहा है कि ऐसा होना ही चाहिए मेरे, एनर्जी कंजर्वेशन, तुम कह सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी, ठीक है मानते सब कुछ वैलिड है, फिर भी हम कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते कि गलत है ये, मान लो क्या दिक्कत है मेरे भाई। लेट से यहां से मेरे भाई ए से बी में हमें, ए से बी में हमें ऐसा हुआ कि एनर्जी मिला। लेट से ए से अगर बी बनाए, डायरेक्टली अगर बनाए तो हमें एनर्जी मिला। लेट से एनर्जी मिला, कितना वैल्यू ले लें, लेट से 100 किलो जूल मिला, मिला है, ए से बी चलने में 100 किलो जूल मिला है। तो मेरे भाई एक बात तो तुम्हें मालूम होगा कि अगर अगर पानी को ऊपर से नीचे आने में एनर्जी मिलता है तो नीचे से ऊपर ले जाने में एनर्जी देना पड़ेगा। यानी कि ये पेन है, ये पेन को ऐसे गिरा दिया तो जितना एनर्जी मिला फिर उतना हाइट ले जाने में उतना ही एनर्जी हमें लगाना पड़ेगा, mgh के बराबर, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे भाई अगर ए से बी में एनर्जी मिला 100, ठीक है, और इसको ऐसा सोच लेते हैं कि ये 50-50 है, अभी सिंपल डेटा ले रहे 50-50 वाले ताकि कैलकुलेशन सोचने में आसानी हो, नहीं तो 60 बोलेंगे तो कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 60 था कि ये 60 था, तो बेटर है कि 50-50 ले लेते। तो 100 किलो जूल हमें एनर्जी मिला इसमें ए से बी में, और मेरे भाई इसमें 50 का इन्वॉल्वमेंट है कि सी से बी में 50 मिला और ए से सी में 50 मिला, क्योंकि इस पास से मिल रहा है तो इस पास से भी मिलेगा ही। और यही प्रूफ है मेरा कि 50-50 वाला डेल्टा H1 50 है, डेल्टा H2 50 है। मेरे भाई लेट से ये 100 मिला, 100 मिला, ठीक है, और इसमें चले बी से अब सी बनाएंगे, तो सी से बी में मिला था ये पता था हमें, तो बी से सी बनाएंगे, उल्टा काम करेंगे तो एनर्जी हमें लगेगा। तो लेट से 50 की जगह हम बोल रहे थे कि हमें 60 लगा, या फिर बोल सकते 40 लगा हमें। चलो 50 की जगह पे बोल दी कि बी से जब वापस सी आई इस डायरेक्शन में आए तो हमें 40 किलो जूल एनर्जी लग गया, तो 100 मिला था 40 लग गया, 40 लग गया, तो कितना बचा मेरे पास 60 तुमको हो। और लेट से यहां पे भी 40 यूज हुआ, सी से ए जाने 40 यूज हो गया, तो अभी कितना बच गया 20, 20 बच गया। तुम बोले हाँ सर 20 बच गया। तो मेरे भाई इस तरीके से हम क्या करते हैं, बार बार ए से बी बनाते, फिर बी से सी बनाते, सी से ए बनाते, और बार बार 20-20 किलो जूल का एनर्जी रिलीज करवाते रहते, बार बार 20-20 किलो जूल का एनर्जी रिलीज करवा देते।
और इस तरीके से हमारे पास में बहुत एनर्जी हो जाता, जितना भी दुनिया की सारी समस्या है वो उसका समाधान मिल जाता। समस्या में एनर्जी अगर मिल गया तो क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता एनर्जी से। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और बहुत तरह का प्रॉब्लम है, वो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी इधर एनर्जी मिला और इस बात को प्रोसेस को एक साइक्लिक में रिपीट कर देते, उल्टा डायरेक्शन में। ए से बी बनाते, फिर बी से सी बना लेते और सी से ए बनाते, जहां से शुरुआत किए थे फिर वहीं आ जाते और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते, और इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस करा करा करके बहुत सारा एनर्जी को जनरेट करते। इतना मस्त होता है, लगता है कि ऐसा होता होगा, नहीं हो सकता मेरे भाई। ये तुमको भी बात मालूम था, इसीलिए मेरे भाई अगर इसमें एनर्जी बी से सी में 50 लगेगा और सी से ए में भी 50 लगेगा तो नेट एनर्जी 0 रहेगा, न मिलेगा न ज्यादा लगेगा, नेट बराबर रहेगा। तो आई होप जो बात तुम्हें हम कहना चाहते थे मेरे भाई वो समझ आ गया होगा, और अगर ये बात तुम फील कर लिए, तुम्हारा लाइंस क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ चैट पे। तो सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक बातें समझ में आई। तो इतना समझ में आया कि हाँ ये इधर इस पास से जितना मिला होगा उस पास से भी उतना ही मिलेगा, एकदम लॉजिकल है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ ये बात ऑलरेडी हमें मालूम भी था। चलो अब दूसरा बात करते हैं मेरे भाई हम यहाँ पर कि इसको लिखते कैसे, क्योंकि इसको लिखने के लिए सीखना है मेरे भाई। तो देखो देखो, लिखने के लिए सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो नहीं हम एक बार सिखाएंगे, फिर से बोल दे रहे हैं, अगर जिसे सीखना है हम एक बार के अलावा दोबारा रिपीट नहीं करते, मेरी आदत है। हम ऐसा मान के चलते कि हम एक बार में जो चीज बोल दिए वो बच्चों को समझ में आ जाए, दोबारा नहीं, दोबारा नहीं। पीछे वाले कह रहे हैं टीचर का काम है 100 बार भी बच्चा को नहीं समझ में आएगा तो भी आपका काम है समझाना। नहीं मेरे, हम नहीं समझाते। तुम्हें ये चीज अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मेरा काम है एक बार समझाना। ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के मेरी बात को सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं, पहले ही अलर्ट कर दिए मेरे भाई। ए से बी जाने का डायरेक्शन दिखलाइए कि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये ऐसा डायरेक्शन है जो कि क्लॉकवाइज है। ए से बी जाने का जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है मेरे भाई। ए से सी जाने का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की तरफ जाना है, प्रोडक्ट की तरफ फाइनल बी पहुंचना है, तो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और सी से भी बी जाने का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो हेस लॉ कहता है कि बेटा कभी भी ये सारी चीजों को लिखना है तो क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज को बराबर कर देना, बराबर कर देना, जो जो इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें कौन कौन इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है? क्लॉकवाइज में डेल्टा एच आर, एंटी क्लॉकवाइज में ये दोनों हमेशा एरो प्रोडक्ट की साइड में होगा, जो बन रहा होगा, बन रहा होगा मेरे। तो डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फीलिंग आ गया, कोई लॉ वैलिड हो गया कि हाँ ये लाइन तो समझ में आ गया, तब ये वाला कैसे काम कर रहा है ये भी समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे और भी चीजें समझ में आने लग जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीजों को जान करके खुशी मिलने लग जाएगा। ठीक है। हाँ तुम बोलेगा अगर बी से ए दिखला देते तो ऑब्वियस ही बात है, बी से ए होता तो इसका भी साइन पलट जाता कि ए से बी में अगर एनर्जी मिला तो बी से ए में लगेगा, तो अपने आप पलट जाता, सब कुछ सेट हो जाता, उसका भी डायरेक्शन किधर हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज उधर लिख देते प्लस डेल्टा एच, वो ऑलरेडी साइन के साथ में वो उधर आ जाता। तो ये सारी चीजें अंडरस्टूड है माय डियर स्टूडेंट, एकदम सेट है। यही हेस लॉ कहता है कैसे एरो को लगाना है। चलो अगर ये बात समझ में आया तो अभी हम और सिखाएंगे, ऐसा नहीं हम बोल देते हैं मेरे भाई कभी कभी ये एक ही बात सिखाएंगे, अभी तो यूज करते रहेंगे बार बार ये सारी चीजों को, तो आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी थोड़ा सा तुम्हें डर लग रहा हो, जैसे सर पर बोल दिए थे कि पहले ही दोबारा नहीं समझाएंगे, हाँ मेरे इसको हम दोबारा नहीं समझेंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में दोबारा आएगा तो बताएंगे। ठीक है। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं कि अब कैसा कैसा डेल्टा एच आर होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ, वेरियस टाइप्स ऑफ डेल्टा एच, अलग अलग टाइप का डेल्टा एच होगा मेरे भाई, अलग अलग टाइप का डेल्टा एच होगा। तो उसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे और यह चैप्टर एक दिन एंड हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते यही सब पढ़ते पढ़ते एंड हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर में कुछ है ही नहीं है, हर दिन हम डेल्टा एच पे काम करेंगे।
ठीक है, एक बंदा कोई एसिड बेस का कोई पूछा था कि एसिड और बेस का कुछ पीके वैल्यूज कंपेयर करना था, इसी में से कोई आप ही लोग में से पूछा था, ग्रुप में ही पूछा था, तो हम बोले थे कि इसको थर्मोकेमिस्ट्री में बताएंगे, तो वो एकदम एंडिंग पे आएगा, मतलब थर्ड डे आएगा, आज फर्स्ट डे है तो थर्ड डे आएगा मेरे भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर से इस चैप्टर में भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाना है, इस चैप्टर में भी आपको वैसे ही महारत हासिल करना है, इसीलिए आपको डीपीपी दे दी गई है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब तो तुमको समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज बनना, फॉर्म होना, उसी को फॉर्मेशन कहते हैं। कोई भी चीज का बनने को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेकिन कितना बनना, तो जब भी हम लोग बात करेंगे कोई चीज बनना या बर्बाद होना, सब परमोल बातें होंगी, सब बातें जो भी होंगी ना वो बिल्कुल परमोल में होगी। ठीक है, तो मेरे भाई लिखने जा रहे हैं, इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज, लिख लीजिएगा आप लोग के साथ साथ, इट इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस, वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जाहिर सी बात है फॉर्मेशन है तो इंथैल्पी चेंज होगा, तो वो चेंज क्यों लिखो, मिलेगा या रिक्वायर्ड होगा, तो मेरे भाई ये मिल भी सकता है, रिक्वायर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इंथैल्पी चेंज लिखे हैं, वो चेंज इज पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। कब, जब कोई सब्सटेंस बनेगा, इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जिससे बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, इन जनरल ये एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि बनना, अट्रैक्शन डेवलप होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कॉमा, ईच शुड बी प्रेजेंट इन इट्स, जो एलिमेंट्स होंगे ना, ईच शुड बी प्रेजेंट इन इट्स स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट, स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट। It is the enthalpy change when one mole of a substance is formed from its constituent element, और जो एटम्स होंगे या एलिमेंट होंगे ना, वो अपने स्टैंडर्ड या रेफरेंस, जैसे कोई भी चीज का रेफरेंस लेके बात करें, एनर्जी की बात है, इंथैल्पी की बात है, हाँ एनर्जी और इंथैल्पी में थोड़ा फर्क होता है, आपको मालूम है, कांस्टेंट प्रेशर में जब होता है तो उसी को एनर्जी को या हीट एडिशन को इंथैल्पी कहते हैं, थोड़ा सा फर्क है। तो जाहिर सी बात है, जो भी अब बात होगी रिएक्शंस की बात होगी यहाँ पर, तो रिएक्शंस की जब बात होगी तो वहां पर टेम्परेचर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा माय डियर स्टूडेंट, तो इसीलिए हम इंथैल्पी बोले, एनर्जी बोले तो टेंशन नहीं लेना है आपको, यहाँ पे एनर्जी इंथैल्पी सेम हो जाता है, क्यों सेम हो जाता है बता देते कि जो भी रिएक्शंस होगी वो टेम्परेचर प्रेशर सेम होगी, कैसे सेम रखा जाता है वो सारी बातें हम आज या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगर आज टाइम मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में बातें होंगी। ठीक है, अब इसका लाइन का मतलब क्या है, चलो पहले समझेंगे, फिर कौन सा स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट होगा, किसका किसका क्या होता है, वो सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं, एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तुम्हारे सामने में, तुम लोग कैसा एग्जाम्पल मेरे, तो हम चाहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O, हम H2O बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस, वो सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है, तो मेरे पास हमको बनाना है पानी, तो पानी बनाने के लिए हमें पता है कि H2 गैस लेना होगा, क्योंकि नेचर में डायरेक्टली H2 मिलता है, H नहीं मिलता है, H एटम नहीं मिलता है, H2 ही मिलता है, इसलिए रेफरेंस लिखा गया, जो रेफरेंस में मिलता है नेचर में डायरेक्टली, H2 थोड़ी बनाते हैं, अपने आप मिल जाता है, O2 थोड़ी बनाते हैं मेरे में, नेचर में अपने आप मिल जाता है O2 गैस, इससे क्या बनेगा H2O, लेकिन हमको एक ही मोल बनाना है, हमको यहाँ पर एक ही मोल बनाना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये वन मोल ही होना चाहिए, यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन ही होना चाहिए, ये बात तुम्हें ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो इस दौरान जो डेल्टा HR होगा ना, ये रेफरेंस होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, O2 का ऑक्सीजन का O2 होता है, तो इस दौरान जो डेल्टा HR होगा रिएक्शन का, ये डेल्टा H फॉर्मेशन की एनर्जी ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड बोलेंगे, H2O लिक्विड बोलेंगे, यानी ये बना किससे, ये रेफरेंस होता है, तो बोला हमको कैसे पता चला, यहाँ पे बता देते हैं कि रेफरेंस स्टेट किसका क्या होता है। ठीक है,
तो सबका बता देते हैं आपको, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तुमको इसको याद करना पड़ेगा। क्या सर रेफरेंस? अरे मेरे इतना आसान है कि तुमको याद अपने आप हो जाएगा। स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट, इतना आसान है ना कि अपने आप ही याद रहेगा मेरे भाई। याद थोड़ी करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब याद करना है, तो नहीं मेरे भाई, कुछ याद नहीं करना है। जैसे कार्बन मेरे भाई, तो कार्बन का ना ग्रेफाइट होता है। कार्बन का जो होता है ये ग्रेफाइट होता है, ये याद रखना। तुमको डायमंड, ना 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 ना, ग्रेफाइट डायमंड से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तुम्हें भले लगता हो कि डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, नहीं मेरे भाई, ग्रेफाइट, कार्बन का ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। सल्फर, तो सल्फर का भी बहुत सारा सल्फर का फॉर्म होता है, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ये सब बातें आती है। तो यहाँ पे रोम्बिक सल्फर होता है। रोम्बिक वाला रोम्बस शेप का क्रिस्टल्स होता है, उसके बेसिस पर बात की जाती है। फॉस्फोरस का माय डियर स्टूडेंट, फॉस्फोरस का मेरे भाई व्हाइट वाला फॉस्फोरस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रह जाएगा। वैसे तुमको फॉस्फोरस सल्फर का जनरली यूज नहीं होगा मेरे भाई। जैसे ब्रोमीन का अगर बात करेंगे तो Br2 होता है मेरे भाई, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। आपको पढ़ाया जाता होगा कि हैलोजन I2, Br2, Cl2, F2, F2 और Cl2 गैसेस होते हैं नेचर में। Br2 लिक्विड होता है और I2 सॉलिड होता है। ठीक है, ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट्स। आयोडीन का, तो आयोडीन का I2 सॉलिड होता है। आपको भी जस्ट बोले कि आयोडीन का क्या होता है, I2 सॉलिड होता है माय डियर स्टूडेंट। तरीके से अगर तुम्हारे सामने बात करें कि O2 ऑक्सीजन का मिले हुए, तो ऑक्सीजन का O2 गैस रेफरेंस होता है। तो हाँ, ये तो हमको आता है सर। हाइड्रोजन का अगर बोले तो इसका H2 गैस होता है मेरे, H2 गैस होता है, H2 गैस होता है। तुम लोग इसके नीचे लिखना, हम ऊपर में लिख रहे हैं। मेटल्स का मेरे भाई, मेटल्स का सॉलिड वाला पार्ट होता है। मेटल्स जैसे तुमको कौन सा मेटल्स है, तो मेटल्स हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, ये सब कोई भी मेटल्स आया, एल्यूमिनियम आया, तो इन लोगों का सॉलिड होगा ना। सॉलिड में जब होगा, मेटल्स का है कि नेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, आयरन सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, तो वो सब होगा, वो सब होगा। तो क्या होता है कि उसका, इन लोग का जो रेफरेंस, यानी रेफरेंस कभी भी लिया जाएगा तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो हो जाएगा। रेफरेंस का मतलब ही होता है जीरो से शुरुआत। रेफरेंस का मतलब ही हो गया जीरो। स्टैंड रेफरेंस स्टेट मतलब जीरो से, यहीं से काउंटिंग करेंगे। ऐसा नहीं जीरो था, मतलब नेचर में यही अकर होता है जनरली, जनरली यही अकर होता है। अब जैसे कार्बन का ग्रेफाइट, कार्बन का और भी बहुत सारी चीज होती है, उसके एलोट्रॉप्स होते हैं मेरे भाई, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टन, फुलरीन, और भी मेरे भाई कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं। लाइक कोल मिलता है, कोल में भी अलग अलग कैटेगरी होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं इन्वॉल्व। तो मेरे भाई हमें कौन सा कार्बन का लेना है, तो जो लिखा गया है वो ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। हाँ, इन जनरल ऐसा होता है कि सब स्टेबल ज्यादा होते हैं। इन जनरल हमेशा स्टेबल सबसे ज्यादा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। इन जनरल जो स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट होते हैं वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होते हैं, इसीलिए नेचर में वही मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जिसमें ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन में नहीं लिया गया है, तो उसके बारे में आपको ज्यादा जानना नहीं है। अपने सिलेबस में मोस्ट स्टेबल वाला है लिखा गया है, आप ये बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस माइंड में एक बात होना चाहिए, इन जनरल करके लिखिए, कुछ ऐसे है मेरे भाई, ठीक है। तो इन जनरल, उस लाइन को लिख लीजिएगा, इन जनरल एलिमेंट्स या फिर स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट इज मोस्ट स्टेबल, इज मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द एलिमेंट। स्टेबल स्टेट या फॉर्म लिख लो, फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है, इन जनरल जो है, जो स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट है ना, वो मोस्ट स्टेबल वाला है, फॉर्म है एलिमेंट का, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट। तुमको हाँ सर अब समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कॉन्सेप्ट। सर जब कुछ क्लियर हो गया मैंने, मेरे बात करते हैं। अब और एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बैठे हैं, और एग्जाम्पल्स, जैसे हम बोले ना कार्बन ग्रेफाइट ले लिया, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, और साथ में O2 ले लिया मैंने, O2 गैस ले, तो ये CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे ना, इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा, उसको हम लोग, उसको हम लोग मेरे भाई डेल्टा
हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस बोल सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी रेफरेंस स्टेट में, ये भी है, तो ये सही है, ये सही है। इसको डेल्टा HR को लिख लेना, डेल्टा HR तो हर रिएक्शन का निकलेगा, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान जो इंथैल्पी चेंज हुआ होगा उसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का 0 0 था, इन लोगों का 0 0 था, ये इसी से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो पहले तो 0 था ओवरऑल, बाद में जो बना वो केवल CO2 का है, इसीलिए बोल रहे हैं। उन लोगों का 0 होता है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लो कॉमा दे करके, अच्छा लिख दिए थे शायद, हीट ऑफ फॉर्मेशन एट रेफरेंस स्टेट, ये 0 होता है। अभी लिखे थे वहां पे वैसे, लेकिन फिर से लिख लिए हम यहाँ पे, हमें याद नहीं था कि लिख लिए थे, तो लिख दिए फिर से। तो 0, इससे पहले 0 था, जो बाद में बना वो किसका होगा, CO2 का होगा, CO2 का होगा। लेकिन कोई बोलेगा सर कि यहाँ पे कार्बन का तो डायमंड भी फॉर्म एक एलोट्रॉप होता है, ये भी तो बहुत स्टेबल, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। मेरे भाई यहाँ पे डेल्टा HR को निकालेंगे, डेल्टा HR तो निकलेगा, ऐसा नहीं कि इस रिएक्शन का डेल्टा HR नहीं निकलेगा, लेकिन ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस नहीं है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे CO2 नहीं बनेगा, यहाँ पे भी CO2 बनेगा, लेकिन कार्बन का कुछ पहले से इंथैल्पी होगा, कार्बन का कुछ ना कुछ इंथैल्पी होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये लाइन मेरे भाई गलत हो जाएगा, इसको कैसे लिखना है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात हुआ। तीसरा बात करने जा रहे हैं, ध्यान ध्यान से सुनते रहिएगा, किसी को कोई डाउट आएगा तो बिल्कुल पूछिएगा। N2 गैस, 3H2 गैस और गिवन राइज टू 2NH3। अब तुम लोग से हम पूछना चाहते हैं मेरे भाई, क्या इस रिएक्शन का डेल्टा HR जो होगा, क्या इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा, क्या लगा दिए, अच्छा ये अभी मत लगाना कुछ भी मेरे भाई, ये गड़बड़ दिखा दिया थोड़ा सा, वैसे तुम लोग अब समझ गया और गेम हो गया है, पहले ही हम देख लिया। मेरे क्यों ऐसा नहीं होगा ना, क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स बन गया है, 2 मोल्स ही बनना गलत है, आपको हम लिखवाए थे 1 मोल बनना चाहिए, यस कुशाग्र पकड़ लिया, यहाँ पे मेरे भाई हमें 1 मोल बनाना है, यानी इसका करेक्ट वर्जन जो होगा, करेक्ट वर्जन जो होगा ये 1 मोल बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 3/2H2 लेना पड़ेगा और हाफ N2 लेना पड़ेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं मेरे भाई डेल्टा HR इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस, ये कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये सही है। समझे कुछ, तो आई होप ये बातें समझ में आ गई मेरे भाई कि कैसे सोचना है। अब तुम्हें कुछ प्रश्न देना चाहते हैं, वो प्रश्न का तुम लोग करना कि कैसे रिएक्शन को लिखेंगे। रिएक्शन को हम बता दिए मेटल्स जितने भी होते हैं उसका सॉलिड फॉर्म वाला मोस्ट स्टेबल होता है, उसके सॉलिड फॉर्म वाले मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग प्रश्न को कर करके खुशियां मनाइएगा मेरे भाई। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर Al2O3 सॉलिड का लिखो, Al2O3 सॉलिड का लिखो, कैसे कैसे रिएक्शन को लिखेंगे और उसका लिखा है, फटाफट लिखो मेरे, सब लिखो जल्दी से। लिख करके हमें चैट में भी बता सकते हो, चाहते हो तो वैसे लिख करके रखो नोट्स कॉपी में, फिर हम देखेंगे। तब तक लैपटॉप को चार्ज में लगा देते हैं मेरे भाई, चार्ज लैपटॉप क्यों नहीं ले रहा है। लिखा गया आप लोग का, यस वेरी गुड। चलो तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई, एल्यूमिनियम सॉलिड लिखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम। अभी हम बैलेंसिंग करेंगे मेरे भाई, बैलेंसिंग के लिए स्पेस रख रहे ताकि हमारा एक ही मोल बने मेरे, एक ही मोल बने, Al2O3 सॉलिड। ध्यान रखना कि ये 1 मोल बनाना है, तो एल्यूमिनियम इसके लिए 2 लेना पड़ेगा, 2 एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, और ऑक्सीजन हमें 3/2 लेना पड़ेगा। तो ये वाला रिएक्शन में कहलाएगा, ये डेल्टा HR जो होगा ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर Al2O3 सॉलिड कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि सब कुछ सही बता रहा है, वेरी गुड, हमें बहुत अच्छा लगा देख करके आप लोग का आंसर। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 लिक्विड, आपको हम सबका बता दिए कि सल्फर किस फॉर्म में होगा, इसका रिएक्शन लिखो मेरे भाई, इसको लिखो फटाफट।
कल लिखो जल्दी से, ठीक है, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। डन, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम केवल रिएक्शन को लिखेंगे, हम इतना कर करके बार बार नहीं लिखेंगे मेरे लिए। तो कार्बन ग्रेफाइट लेना पड़ेगा, ग्रेफ को हम ग्रेफ का मतलब ग्रेफाइट समझिएगा। सल्फर का भी बताएं मेरे भाई, रोम्बिक सल्फर लेना पड़ेगा, रोम्बिक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाकर के CH2 लिक्विड अपना बनना है, बना लिया मेरे भाई। सल्फर रोम्बिक, अब बैलेंसिंग कर लो तो 2 सल्फर लेना पड़ेगा, 2 सल्फर आपको लेना पड़ेगा। या तो S8 लिख करके किया होगा तो उसको आपको 1/4 कर देना होगा, ठीक है। अभी नॉर्मली आप S लिख करके करें, S लिख करके करें, क्योंकि आपको अभी बहुत डिटेल में नॉलेज नहीं कि सल्फर कैसे कैसे फॉर्म में होता है, कैसे कैसे लिखा जाता है। तो आप कोशिश करेंगे S8 ना लिख करके S लिखें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ रही। फॉस्फोरस को लेकिन P4 लिखने की कोशिश करेंगे, फॉस्फोरस को। तो 2 सवाल होगा मेरे में। थर्ड नंबर आप लिखें डेल्टा HF और HI गैस का, HI गैस का लिखेंगे, डेल्टा HF और HI गैस लिखेंगे, ठीक है। कोशिश करें एसिड से भी बचने का, ज्यादा नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। वो सारी बातें आपको हम P ब्लॉक में बताएंगे, ठीक है। सही रहने की काटिए मत, हम पहले ही बोले कि 1/4 कर लीजिएगा, बट कोशिश करिए कि सल्फर को इन जनरल ऐसे लिखिएगा। डन हो गया। तो HI गैस का लिखना है, तो H2 गैस I2 सॉलिड होता है, तो ये 2HI बन जाएगा। तो हमको तो एक ही मोल बनाना है मेरे में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाफ, यहाँ पे भी हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, हाफ, और यहाँ पर भी हाफ करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर माय डियर स्टूडेंट, enthalpy of formation of H3PO4 liquid, H3PO4 liquid। बन गया, चलो आई होप अब बन गया होगा, ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। तो H2, तो यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, तो 3 लाने के लिए 3/2 H2 गैस कर दी, ठीक है। फॉस्फोरस P4 अगर ले रहे हो मेरे में, तो फॉस्फोरस का व्हाइट फॉस्फोरस ले लो, ठीक है, क्योंकि हम बताए थे व्हाइट होगा तो फॉस्फोरस एक ही रखना है, तो 1/4 ले लो। और ऑक्सीजन मिलाना है, तो O2 गैस, 2O, तो H3PO4 लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, किस तरीके से करना है, कैसे काम करना है, ठीक है, कैसे करना है मेरे भाई, वो सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। हाँ सर, वाइट P4 होता है, यस, ठीक है। वो सारी बातों को करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई। तो पी भी लिख दिया वो, उसका भी सही है, कोई टेंशन नहीं। थोड़ी ना रिएक्शन तुमको लिखना है मेरे भाई, रिएक्शन लिखा हुआ आएगा, रिएक्शन लिखा हुआ आएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें अगर तुमको समझ में आ गया तो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी चीजें आ रही होगी, खुशी मिल रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। अब जो हमारा डिस्कशन है मेरे भाई, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट को करेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा HF, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा HF, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एप्लीकेशन करेंगे। अब मजेदार चीज, ठीक है, अब मजेदार चीज होगा, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के समझना, ठीक है। क्या है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट डर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, हम तो बताते चलेंगे आपको कि कहाँ पे आपको मुश्किलें आएंगी। तुमको अगर आपको ये सारी बातें कैसे पता होता है, तो मेरे भाई इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स कहाँ पर फंसते हैं और कहाँ पर लैग कर जाते हैं। तो हम एकदम बिल्कुल आपको अलर्ट करें कि कौन चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा, उस चैप्टर के अंदर में भी कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा। तो आप बिल्कुल मेरे ये वाला थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको अनकंफर्टेबल लगने वाला है, पहले ही बता दें। तो आप बिल्कुल पेशेंटली ध्यान से सुनेंगे, एकदम आसान कर देंगे।
बस थोड़ा सा 2 मिनट आपको टाइम दे रहे हैं मेरे भाई। एक रिएक्शन है कि इसका हम लोग टू डिटरमिन डेल्टा एच एफ, नहीं मेरे भाई, एच एफ का एप्लीकेशन पार्ट एच आर निकालेंगे, रिएक्शन का डेल्टा एच आर निकालेंगे। तो एक रिएक्शन है मेरे भाई, CH4 गैस प्लस C2H4 गैस, और इस दोनों को कंबाइन होकर के C3H8 गैस बन गया, C3H8 गैस बन गया, CH4 गैस प्लस C2H4 गैस, और ये तुम्हारा बन गया C3H8 गैस, C3H8 गैस बन गया, ठीक है, वो हाँ बन गया। और इसी रिएक्शन का हमको डेल्टा एच आर निकालना है। डेल्टा एच मेरे भाई, तुमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मालूम है, कैसे बनेगा? कार्बन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन से बनेगा, ये बनेगा। उस रिएक्शन का तुमको मालूम है कि इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना, ठीक है, उस रिएक्शन। और तुमको क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टली CH4 गिवन, डायरेक्टली CH4, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली CH4, इसका मतलब CH4 बनने का बाद का बात है, यानी जो बना होगा कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होगा, और इसका तुमको गिवन होगा कि इतना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसको हम डेल्टा H1 बोल रहे हैं। इसी तरीके से C2H4 का बनने का आपको गिवन रहेगा, इस तरीके से आपको गिवन रहेगा मेरे में, कार्बन, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से गिवन रहेगा, इसका डेल्टा H2 गिवन रहेगा, आपको गिवन रहेगा, लिख देंगे वैसे। और मेरे में आपको इसका बनने का भी गिवन है, इसका भी बनने, इसमें बनाना नहीं है, अभी केवल बना करके सिखा रहे तुम्हें क्या गिवन रहेगा। 3 कार्बन और मेरे में 4 H2, ये गिवन है, सब अपना अपना प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, सब अपना अपना प्योरेस्ट फॉर्म, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए तो ये बने, यानी ये दोनों को प्लस कर देंगे, इस दोनों को प्लस कर देंगे, तो मेरे भाई ये इक्वल टू होकर के, ये एरो होकर के ये मिल जाएगा, तो 3 कार्बन को फिर इससे ये चल जाएंगे, और इसका डेल्टा H3 दिया हुआ है। यानी आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो आपको बता रहे हैं, गिवन है आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा HF ऑफ CH4। ये सब देखने में ना बड़ा बड़ा लिखने लगेगा, लेकिन चैप्टर बहुत ही आसान है मेरे, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ लेना है बस। C2H4 गैस, इसका डेल्टा H2 गिवन है, और डेल्टा HF आपको गिवन है मेरे भाई C3H8 का गैस का डेल्टा H3, ठीक है, गिवन है, जो कि हम लिख के यहाँ पे दिखा दी, इससे बना तो इस टाइम में इतना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिला है हमें, इससे इतना मिला, इससे इतना मिला। अब हम लगा देंगे मेरे भाई हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है कि डेल्टा एच आर किधर जा रहा है, सब ओवरऑल तो प्रोडक्ट में मीट करेगा, इसका एरो किधर होगा, इधर, इसका एरो किधर होगा, इधर होगा। हाँ बिल्कुल सर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सर आपको ऐसे ही एरो दिखलाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही दिखलाना, ठीक है, यस, क्लॉकवाइज दिख जाएगा आपको। हम पूछेंगे बेटा डेल्टा H3 का किधर एरो होगा, तुम कहोगे सर इसका भी तो एरो ऊपर ही दिला रहा है, यानी कि इधर ही जाना है, तो वो सर ऐसे एरो नहीं दे सकते मेरे भाई, ये ऐसे दिखना है, जब भी दिखलाना है तो ऐसा कोशिश करना है कि राइट हैंड साइड, क्या दिखलाए मेरे भाई, राइट हैंड साइड। ये किधर जा रहा है मेरे, ये C प्लस H2 मिलकर के ओवरऑल ये प्रोडक्ट की तरफ है, तो तुम वो सर सबको प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, बिल्कुल प्रोडक्ट की जाएगा, तो प्रोडक्ट की टाइप जाएगा मेरे भाई ओवरऑल। आप ध्यान रखना है कि आपको एरो का साइन आपको राइट हैंड साइड दिखाना है, क्योंकि ये मेथड अपना बनाया हुआ है मेरा भाई, ये ऐसा नहीं समझना कि मेथड सर कहीं बुक्स पे लिखा हुआ मिलेगा, नहीं, ये कहीं बुक्स पे लिखा हुआ मेथड हम नहीं बता, हम केवल अपने से बनाए हैं, और ये हमको दिखलाई दिया कि ये कहाँ से आ रहा है, तो हेस लॉ को बिल्कुल वैलिडेट करता है, उस बेसिस में कंफ्यूजन नहीं होता है, नहीं तो एरर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एरो का जो सिंबल देना है वो राइट हैंड साइड में दिखलाना है, और आपका ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट के साइड में होना चाहिए, समझ में आ गया। तो मेरे भाई तुम कहोगे सर डेल्टा एच आर डेल्टा H1 और डेल्टा H2 का क्लॉकवाइज दिख रहा है, और डेल्टा H3 का, जो है सर वो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है,
हम कहेंगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो दिखाई दे रहा है तो लिख दो। यानी तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि मेरे भाई डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है, प्लस डेल्टा H, ये तीनों एक साइड में इक्वल टू डेल्टा H3। तो हम बोलेंगे बेटा तुमको निकालना था डेल्टा HR, तो तुम्हारा डेल्टा HR कैसे निकलेगा? तुमको सर डेल्टा HR ऐसे निकलेगा, डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ऐसे निकलेगा। थोड़ा सा गंदा लग रहा है, आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है ना मेरे भाई, इसको देखो, ये जो प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की गई है माइनस रिएक्टेंट्स का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो करते थे, यही तो करते थे माय डियर स्टूडेंट। मगर ये तो इतना आसान था, इतना लंबा आप क्यों करके बताए? इसीलिए हेस लॉ पढ़ा तक कंफ्यूजन ना रहे, आगे चल के ये कंफ्यूजन आएगा, उस कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। ये हेस लॉ के अकॉर्डिंगली ये एरो सिंबल दिया गया है। कैसे देना है एरो सिंबल? तो मेरा प्रोडक्ट की साइड में दिखाना है, आप प्रोडक्ट के साइड में। तो कोई बोलेगा नहीं सर इसको ऐसे ऊपर दिखता है, तो मेरे भाई प्रोडक्ट का साइड थोड़ी है, प्रोडक्ट का साइड इधर है, और राइट एरो के राइट हैंड साइड में दिखना है। तो जो एरो आएगा एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज करेंगे। तो मेरे भाई इसका मतलब सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर आ जाता है। यानी कभी भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो और तुम्हें डेल्टा HR निकालना हो, तो डेल्टा HR का फॉर्मूला हो जाएगा, तुम्हें डेल्टा HR का फॉर्मूला हो जाएगा। तुम बोलोगे सर इसी टाइप का फॉर्मूला तो कल एंट्रोपी में आया था। यस, रिएक्शन का एंट्रोपी में और निकाले भी थे हम लोग। sum of enthalpy of product minus sum of enthalpy of reactant, sum of enthalpy of reactant, ठीक है। तो आई होप ये लाइन समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अगर तुमको डेल्टा GR निकालना होगा ना, तो वैसे ही निकलेगा, यही तो करेंगे, G प्रोडक्ट माइनस G ऑफ रिएक्टेंट, जी ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से डेल्टा SR निकालना था, तो कल S प्रोडक्ट का माइनस S रिएक्टेंट का कर देते। यही मेथड था मेरे भाई, यही था। तुम बोलोगे सर अगर डेल्टा H मालूम है, डेल्टा S मालूम है, तो डेल्टा G वहां से भी तो निकाल सकते थे। बिल्कुल निकाल सकते थे, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा कैसे काम करना है मेरे भाई इसमें क्वेश्चंस में। तो ध्यान रखना, अगर रिएक्शन को पलटना पड़ जाए तो हो सकता है कहीं पर रिएक्शन को पलटना पड़ सकता है मेरे भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते, फिर तुमको क्लैरिटी बढ़ेगी, फिर घर में और सवाल बनाना। तुम्हें DPP दे दी गई है तो अच्छा लगेगा बनाने में। अभी हम लोग भी बहुत सारा सवाल करेंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक का आप DPP बना लेंगे, आज ही बना लेंगे। यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उसका आप बना लेंगे। गिवन है N2 गैस प्लस O2 गैस गिवन राइज टू 2NO गैस, N2 गैस प्लस O2 गैस गिवन राइज टू 2NO गैस, और इसका इंथैल्पी लिखा हुआ 10। हम यूनिट नहीं लिख रहे, जो भी यूनिट है मेरे में, लेकिन जगह कम है, किलो जूल जो भी यूनिट ले लो, ठीक है, 10 ले लो। दूसरा रिएक्शन है, सब किलो जूल पर मोल में ही है, तुम्हारे पास में स्पेस है तो लिख लो किलो जूल पर मोल, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है NO, NO जो भी अपना स्टेट पे होना चाहिए मेरे वो अपने अपने रेफरेंस स्टेट पे है, ठीक है। और NO2 बना, NO2 बना, और इसका गिवन है डेल्टा H, जो भी गैस है तो गैस है, सब गैस है मेरे में, लिख लो चाहो तो, तुम भी क्या याद रखोगे। NO2 भी आपका गैस होगा मेरे, ठीक है। इसका डेल्टा H गिवन है -4 किलो जूल पर मोल, इस सेकेंड वाले का। और एक रिएक्शन और गिवन है 4NO2 प्लस O2 गिवन राइज टू 2N2O5। पहले रिएक्शन को जोड़ घटाव कर लेना, कौन सा रिएक्शन जोड़ा जाएगा, कौन सा रिएक्शन घटाया जाएगा। जैसे कैसे था मेरे पास, जैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी ना, डायरेक्ट इससे अब लिखने के लिए सीखे, लेकिन ये बना कैसे था, पहले इसको प्लस इसको जोड़े फिर ये मिला था, तो वैसे ही दिया जा रहा है। तो आप डायरेक्टली तीनों रिएक्शन को इस तरीके से या तो मल्टीप्लाई कर लें, तो इंथैल्पी भी पर मोल है। ध्यान रखना, अगर कोई रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो भी बदल जाता है, पर मोल ऑफ रिएक्शन होता है, ये सब बात याद रखना।
तब वैसे बनाना हुआ, जैसे ही बना सकते हो। तुमको HF ऑफ N2O5 निकालना है, तो तुम जोड़ करके बनाओ, जैसे बनाने की मैंने वैसे ही बनेगा, जोड़ के ही बनाना पड़ेगा। ये -20 किलो जूल पर मोल है मेरे, तो आपको डेल्टा HF निकालना, बनाओ मेरे भाई, जोड़ करके ही बनाना पड़ेगा फाइनली, लेकिन आपको बैलेंसिंग बैलेंसिंग थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा ताकि कटे वैल्यू अच्छा से। आराम से बनाओ, जल्दीबाजी नहीं करने का मेरे भाई। आ गया? आराम से जोड़ो, जल्दीबाजी नहीं है मेरे भाई। क्या करो, उसको टू है ना, 4NO2 कर दो, ताकि NO2 कट जाएगा, जैसे एडिशन। हाँ, निखिल का जवाब भी सही आ गया, वेरी गुड निखिल। -8 आ जाएगा, वेरी गुड। छोड़ो, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इस रिएक्शन को, फिर ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसको देखना पड़ेगा NO को कैसे काटेंगे, ठीक है? हो गया? चलो इस क्वेश्चन को हिंट करते हैं मेरे भाई। क्या करो, हम यहीं पे डायरेक्ट करें सॉल्यूशन पार्ट। रिएक्शन वन है, रिएक्शन वन को रिएक्शन वन को मल्टीप्लाई करो, और ये देखें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्शन टू को, रिएक्शन थ्री को, रिएक्शन थ्री को इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टी एक्स का मतलब मल्टीप्लाई है, तो हमें फाइनली एक ही मोल N2O5 चाहिए, ये भी ध्यान रखना, एक ही मोल का। तो तुम्हें यहाँ पर N2O5 1 करना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन को तुम्हें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। ये रिएक्शंस को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझो चीजों को। तो रिएक्शन वन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन थ्री को, तो यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 2NO2 आ जाएगा। यही गलती कर दिया है कुछ आगरा यहीं पे, तो 2NO2 आ जाएगा। 2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 2NO2 लाना पड़ेगा, इसका मतलब रिएक्शन दो को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2NO2, तो 2NO2 कट जाएगा, 2NO2 कट जाएगा मेरे, है ना? 2NO2 कट जाएगा, इक्वल टू समझना है, इस एरो को इक्वल टू समझना है। 2NO2 कट गया, और यहाँ पे कितना O2 हो जाएगा मेरे, O2 तो बचेगा ही फाइनली। यहाँ पे कितना O2 बच गया, हाफ। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 1 बचेगा, तो 1.5 3/2 ऊपर वाला भी देखना बचा हुआ। तो मेरे को जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2NO तो ऑलरेडी है ऊपर, तो इसका मतलब रिएक्शन वन को 1 से ही मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना। तो O2 कितना हो गया, 1 1 2, और एक और मेरे पे आधा, तो 2 प्लस हाफ 2.5, तो 2.5 टोटल 5/2 O2 हो जाएगा। O2 हो गया, और क्या क्या बच गया मेरे, N2 बचेगा फाइनली। NO तो कट गया, O2 लिख ही दिए, N2 बचे, कितना N2 बचेगा, 1 बचेगा। ये बन गया N2O5, देखो बन भी रहा है मेरे भाई। अब क्या किया हम लोग, रिएक्शन वन को जोड़े, रिएक्शन टू को जोड़े, और रिएक्शन थ्री को जोड़े हैं, 1 2 और 3। लेकिन कैसे जोड़े, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके।
तो डेल्टा एच जो होगा इस रिएक्शन का मेरे भाई, कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट का लिखना है मेरे भाई। क्या लिखना है? प्रोडक्ट का लिखना है तुम्हें। तो प्रोडक्ट का कैसे लिखेंगे? N2O5 वाला। तो डेल्टा उल्टा मत लिखो, डायरेक्ट लिखो 20 × ½ लिखो मेरे भाई, 20 × ½ लिखो। सेकेंड वाला रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, सेकेंड वाला रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो -8 डायरेक्टली जोड़ दो, -8 और जोड़ा गया है मेरे पे पहले वाले रिएक्शन को कितना से? एक से मल्टीप्लाई, तो +10। तो कितना आ गया मेरे भाई? -10 +10, तो ये -8 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। -8 किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ मेरे भाई? आई होप तुम्हें चीजें समझ में आई होगी, तुम्हें अच्छा लगा होगा मेरे भाई, खुशियां मिली होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है मेरे भाई, होना भी चाहिए। वेरी गुड। थोड़ा देखना पड़ेगा, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और देते हैं। एक और देते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे, C+O2 अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में समझ लेना। ठीक है, ग्रेफाइट के फॉर्म में उतना में लिख नहीं रहे, क्योंकि लिखने में वो सब बहुत टाइम हो जाता है। तो डेल्टा H1 इसको लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, कोई यूनिट नहीं है, केवल डेटा नहीं दे रहे, केवल एक्स में माइनस में हो प्लस में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। C+½ O2 गिवन राइज टू CO लिखा हुआ है, और इसका डेल्टा H2 गिवन है मेरे को वाई। इसका एक्स और वाई में दे रहे, क्योंकि डेटा याद रखना भी हमें बड़ा मुश्किल होता है। तो फाइंड करना है, CO बनाने का मतलब गिवन है और CO2 का बनाने का गिवन है। फाइंड डेल्टा HF या डेल्टा HR ऑफ CO प्लस हाफ O2 गिवन राइज टू CO2। इसका डेल्टा HR निकालना है। निकालो, कैसे जोड़ घटाव करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कैसे जोड़ घटाव करोगे? जिसका आंसर आ जाएगा वो बताएगा। सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। तो क्या किया गया मेरे भाई? रिएक्शन टू को उल्टा गया है, टू को रिएक्शन टू को -1 से मल्टीप्लाई किया गया है, और मेरे को इसको -1 से करने का मतलब पलट दिया गया। ठीक है, और मेरे भाई इसको जोड़ दिया गया, अपने आप इधर चला जाएगा तो हाफ O2 में से एक O2 माइनस हो जाएगा, तो हाफ O2 ही बचेगा। ठीक है, प्लस रिएक्शन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, कुछ नहीं किया गया, और जोड़ दिया गया है। तो डेल्टा HR जो होगा रिएक्शन का, तो वो जो बड़ा आसान है, डायरेक्टली लिखा जाता है। तो 2 का -1 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई, x माइनस वाई होगा, -y प्लस एक्स इज x माइनस वाई, जो कि सही है। जिसका जिसका जवाब आया ये सही है। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में कैसे लिखा जाए। तो बड़ा मजाक है, ये तो मैथमेटिक्स लगता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि सर जोड़ घटाव करते ना रिएक्शन को, जो जो चीज से मल्टीप्लाई किया उसको उसी से लिख देना। मेरे भाई यही है, तुमको कभी सब इतना आसान। हाँ मेरे भाई, यही थर्मोकेमिस्ट्री।
और यही जेईई मेंस पूछता है हर साल। तो दो एप्लीकेशन समझ में आ गया मेरे भाई। आप लोग डीपीपी बनाना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, कुछ और पार्ट अभी बताइए, इसका दूसरा एप्लीकेशन कर लेते हैं। छोटा छोटा एप्लीकेशन, बहुत आसान चैप्टर है, एकदम आराम आराम से भी करें ना तो थर्ड डे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज फर्स्ट डे है, नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट एकदम आराम आराम से करेंगे हम लोग और कंप्लीट हो जाएगा। टू कंपेयर स्टेबिलिटी, ठीक है, टू कंपेयर स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी और एनर्जी। मतलब स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच में ऑपोजिट रिलेशन होता है, ये बात शायद पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर्स एंड एलोट्रॉप्स, आइसोमर्स एंड एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स में मेरे भाई क्या होता है, एलोट्रॉप्स में क्या होता है, बॉन्डिंग पैटर्न जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होना चाहिए और फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए। अगर किसी को नहीं मालूम, जैसे हम स्टोकियोमेट्री चैप्टर में बताए थे, एलोट्रॉप्स का मतलब होगा, कहीं पे लिख लेना साइड में, एलोट्रॉप्स उसे कहते हैं जिसका फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड है तो सब सॉलिड होने चाहिए और बॉन्डिंग पैटर्न होगा, बॉन्ड्स होंगे ना अलग होगा, किसी में 2 बॉन्ड होगा, किसी में 3 होगा, अलग टाइप से होगा, उसे एलोट्रॉप कहते हैं। तो वो ये आइसोमर्स किसे कहते हैं, तो मेरे आइसोमर्स ऐसा होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बाकी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, उसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। ऑर्गेनिक में आएगा मेरे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे कंपेयर करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, तो मेरे भाई यहां पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर पूछेंगे बेटा बताओ तो ग्रेफाइट का कितना होगा, तो तुम्हारा ग्रेफाइट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 आएगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा, ठीक है, ठीक है। कुछ और ज्योमेट्री डिफरेंस होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो ग्रेफाइट का तो 0 का ही रटे इतना देर पहले अभी मेरे भाई एलिमेंटल फॉर्म में है, रेफरेंस स्टेट में है, तो 0। और हम बताएंगे मेरे डेटा देंगे आपको, डेटा गिवन रहेगा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में बिल्कुल डेटा गिवन रहेगा 1.9 किलो जूल पर मोल। तो मेरे भाई स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, कहीं पर साइड पे लिख लो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। ये बात आपको शायद पता होगा पहले से, बट फिर भी हम बता दे रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट 0 गिवन है और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड गिवन है। तो अब अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ तो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इंथैल्पी एक तरह का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब एनर्जी बताता है, मतलब एक 0 एनर्जी पे है एक ज्यादा एनर्जी पे, तो तुम कहोगे सर किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, जिसका ज्यादा एनर्जी होगा या जिसका कम एनर्जी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर में एनर्जी की तरह ट्रीट करेंगे इसे, हीट को, ठीक है। तो मेरे भाई इसका मतलब जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम, इसका मतलब इस दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी हमें पता चल गया। ये एक्चुअल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा, ऐसा मत समझना कि आप अपना मन से लिख दिए 1.9, नहीं मेरे भाई, इसका मतलब ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है डायमंड से, यही बात तुम्हें समझा रही है। क्यों होता है ये भी बात को जानेंगे, ये भी बात को जानेंगे, धीरे धीरे चीजों को सब समझेंगे। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे बनाई, डेल्टा एच को कैसे बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में, तो अगर यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है डायग्राम में, तो ग्रेफाइट का 0 में होगा, 0 पे होगा और डायमंड का ऊपर होगा। ये ग्रेफाइट का है और ये डायमंड का है, ये है मेरे भाई। तो जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम, समझ गए। तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो एक लाइन लिख देते हैं, जिस सब्सटेंस का ज्यादा डेल्टा एच एफ होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। यानी यहां पर लिखेंगे अगर डेल्टा एच एफ इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। डेल्टा एच एफ अगर इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। भाई को समझ में आ जाएगा, तुमको लॉजिकल भी लग रहा होगा, हाँ सर समझ में आ गया, इंथैल्पी बढ़ेगा तो बढ़ेगा।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखना चाहते हैं मेरे भाई, इस सब बात को लिखते चलना। अभी तक कितना पेज पढ़ा दिया आपके पास? 4 पेज पढ़ाई हो गई, 5वां चल रहा है, मतलब 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई और दूसरा एग्जांपल तुम्हें देंगे अब आइसोमर्स वाला, ये एलोट्रॉप्स वाला था। अब तुम्हें नाम आइसोमर्स वाला देंगे, शायद आप लोग ऐसा नाम सुने होंगे, सिस ट्रांस केमिकल बॉन्डिंग में सुने होंगे, सिस टू ब्यूटीन और मेरे भाई ट्रांस टू ब्यूटीन। तो इन जनरल ना ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, वैसे हम लोग इसको ना ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, बट डेटा के बेसिस पर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सिस है और ट्रांस लिखे, ट्रांस इसका जो होता है मेरे भाई 945 किलो जूल पर मोल होता है, मतलब एनर्जी मिलता है एल्कीन में, और इसका होता है मेरे भाई 1060 किलो जूल पर मोल बनने पर इतना एनर्जी रिलीज होती है। तो मेरे भाई हम तुमसे पूछ रहे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रांस होगा या सिस होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये बता सकता है? उसका एनर्जी ज्यादा है, निगेटिव में एनर्जी रिलीज ना, ट्रांस ज्यादा स्टेबल ना होगा, ट्रांस में ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा कम है, जिसका ज्यादा ही नहीं, किसका ज्यादा है मेरे, इसका निगेटिव उल्टा चलता है। तो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है सिस वाले से, समझ गए? ट्रांस इज मोर स्टेबल इन जनरल, ऐसा होता नहीं इन जनरल बोल रहे, मतलब मेरे भाई इन जनरल कहने का मतलब कोई ऐसा केस होगा जहां पे फेल करेगा, जहां पे दूसरा लॉजिक लग रहा होगा, वो ऑर्गेनिक में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। आई होप ये सारी बातें तुम्हें जो बताई गई वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें रत्ती भर भी तुम्हें डाउट नहीं होगा। कुछ कुछ 8-10 मिनट और पढ़ लेते हैं मेरे भाई, फिर हम लोग छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार हमें बता दो, और नहीं तो फिर हम आगे मूव करें। सब कुछ अगर क्लियर हो गया होगा तो बता दो, यस या नो में बताना। कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हमें सर से पूछ लेना चाहिए तो आप पूछें मेरे भाई। ठीक है, अगर आपके पास में डीपीपी पहुंचा है तो आप डीपीपी को भी एक बार खोलें कि देखिए कितना क्वेश्चन बनने लायक हो गया है। आप एक बार डीपीपी आपको जो गया है मेरे भाई, उस डीपीपी को भी खोलें। एक बार डीपीपी को चेक करें, बनने लायक आपको लगेगा कि हाँ सर अब बनने लायक हो गया है डीपीपी नंबर 1, एक बार चेक करें कि कुछ क्वेश्चन बनने लायक हो पाया कि नहीं आया मेरे भाई। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन मेरे भाई इंथैल्पी ऑफ कंबशन से, तो कंबशन नहीं पढ़ा है, इसका मतलब अभी आपका डीपीपी नहीं बनेगा बन। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, हम पहला क्वेश्चन देखिए उसमें डीपीपी में, वो क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले क्या है मेरे भाई, इंथैल्पी ऑफ कंबशन से बर्निंग का बात किया है, जो कि अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो वो अभी आप डीपीपी नंबर 1 में शुरू करेंगे, पहले वाला जो डीपीपी है उसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, बर्निंग, जलना जलाने की बात होगी। कंबशन का मतलब होता है जलना जलाना, यही सब होता है मेरे। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेल्टा एच कंबशन, डेल्टा एच कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तुम कहोगे सर ये क्या डेफिनेशन है? तो मेरे पास जब एक मोल सब्सटेंस को जला दो, ऑब्वियस सी बात है, जलने की बात है तो एक मोल सब्सटेंस को जलाना पड़ेगा। कहीं कोई भी चीज बनाना था तो एक मोल बना देते हैं, अब जलना जलाने की बात होगी तो एक मोल सब्सटेंस को जला देंगे, कहां पे जलाएंगे मेरे भाई? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस, इसके अलावा तो और कहीं जलता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो इट इज द चेंज इन एंथैल्पी। हाँ, और जलाने में ना पहले एनर्जी थोड़ा सा लगता है। हाँ, अब ऋतिक पूछा सर एक मोल ही क्यों, मेरे पास पर मोल बात करते हैं, मान लो तुमको एक मोल का बता दिया ऋतिक, तो तुम 2 मोल्स का नहीं बता दोगे, तो यूनिटरी लगाते हैं, इसीलिए पर मोल डिफाइन करते हैं हम लोग, जो भी डेटा लिखते हैं पर मोल लिखते हैं, इसका रीजन यही होता है कि ताकि
हम 2 मोल्स का बता लें, 3 मोल्स का, टेंशन नहीं रहता, इसीलिए हम लोग डिफाइन ही इस तरीके से करते हैं, वरना एक एटम का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो डेटा लिखेंगे वो पर मोल हमेशा बात, इसलिए डिफाइन ही वैसे करते हैं। इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज। तो जलाने में ना पहले थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़ता है, फिर ज्यादा मिलता है। ओवरऑल एनर्जी तो हमेशा मिलता है, लेकिन इनिशियली थोड़ा लगाना पड़ता है। यहाँ पे रिलीज एनर्जी भी लिख सकते हैं। When 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is burned in excess of oxygen, in excess of oxygen, क्योंकि जब भी जलना जलाने की बात होगी तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। लेकिन पता है जलने जलाने में क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाता है, एनर्जी रिलीज होगी हीट के फॉर्म में। तुम कहोगे सर इसके गेम हो गया, तो ब्लंडर है यहाँ पे। यहाँ पे तो टेम्परेचर ही बढ़ जाता है अंदर का। आप तो बोलते थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा। तो मेरे पास एक ऐसा बड़ा सा कंटेनर, एक ऐसा जगह पे रिएक्शन कराएंगे जिसपे क्या होगा, कंटिन्यूअसली पानी आ रहा होगा और कंटिन्यूअसली पानी को बाहर हो रहा होगा, यानी पानी इन कर रहा है, कोल्ड वाटर इन कर रहा है और हॉट वाटर आउट हो रहा है, हॉट वाटर आउट हो रहा है, आउट हो रहा है। तुम कह रहे बेटा आप गेम कर दिए यहाँ पर। तो मेरे भाई यहाँ पर एक कंटेनर होगा जिसमें पानी आ रहा है और कंटेनर के अंदर में रिएक्शन हो, इस तरीके से वो हमारा रूम पड़ा हुआ है, रूम है मेरा जो कि फिक्स किया हुआ है इस तरीके से, ताकि हिले नहीं या गिर ना जाए पानी में या बह के निकल ना जाए, इसलिए फिक्स किया गया है इस तरीके से। ये इसका बेसमेंट है मेरे भाई, और इसके अंदर पे रिएक्शन होगा, इसके अंदर रिएक्शन पूरा पानी आ रहा है मेरे भाई, ताकि यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। इसका काम यही है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, वो हीट मेरा लॉस हो जाए। वो गर्म हो ना, तो गर्म से अंदर का टेम्परेचर, हर टाइम ठंडा पानी सप्लाई करते रहेंगे तो वो टेम्परेचर को ही कूल करता रह जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर को कूल करता रह जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई जलने जलाने की बात करें, अब जलने जलने की बात करेंगे कि कैसे जलना है, कैसे जलाना है। एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। जैसे लेट से हमें मन किया 1 मोल जलाना है, ध्यान रखना 1 मोल, हाँ इसको अंडरलाइन कर लेना 1 मोल को, और वहां पे भी 1 मोल को अंडरलाइन कर लेना। किसको जलाना है मेरे भाई, सब्सटेंस को, सब्सटेंस को, ठीक है। हाँ मेरे पास CH4 गैस, CH4 को जलाने का मन कर रहा है, कहाँ पे जलाएंगे मेरे पास, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2O2 गैस, और बन जाएगा मेरे पास CO2 गैस प्लस H2O। तो H2O का अगर फेज मेंशन नहीं किए, ये लिक्विड होगा कि गैस होगा, मेरे में कुछ भी हो सकता है, पर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं, तो सब चीज को कर ही रहे हैं तो क्यों इसे छोड़ दें। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको तुम लोग अपने मन से लिक्विड गैस बोल देना। अगर टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है तो अपने मन से इसको लिक्विड बोल देना, ताकि ये सारी बातें बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अच्छे तरीके से बात की। और अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट टेम्परेचर, तो आप रूम टेम्परेचर मान लें, मेंशन अबाउट टेम्परेचर, देन एज्यूम रूम टेम्परेचर, देन एज्यूम रूम टेम्परेचर। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट टेम्परेचर, तो अपने मन से आप रूम टेम्परेचर मान लें, आप अपने मन से रूम टेम्परेचर मान लें, अपने मन से मान लेना, कुछ ज्यादा नहीं लगाने का, अपने मन से आप रूम टेम्परेचर एज्यूम कर लें। तो ये हुआ मेरे, तो वो यहाँ से ये तो हो गया, ये समझ में भी आ गई चीजें, यहाँ ऐसा जलना जलाने की बात हुई। हाँ मेरे भाई यहाँ पे कितना मोल्स को जलाए थे, 1 मोल को, 1 मोल को जलाए थे। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे मेरे भाई, इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डेल्टा H, कंबशन ऑफ CH4 गैस। जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे कहते थे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे कहते थे, वैसे यहाँ पे इसको कहेंगे, देखिए 1 मोल होना चाहिए,
2 मोल होगा तो डिफाइन नहीं होगा, फिर से जैसे पहले होगा, जैसे पहले होता था डिफाइन नहीं हो पाएगा, समझ गए, डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा एग्जांपल तुम्हारे सामने रखना चाहेंगे मेरे भाई, दूसरा एग्जांपल रखना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएंगे और छोड़ देंगे आज का लेक्चर, इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। आज बस थोड़ा सा इंट्रो और दे देते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं पर से कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ बात तो वही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा आगे, आज नहीं, आज उसका टेंशन मत, कार्बन ग्रेफाइट है और O2 गैस है, कार्बन ग्रेफाइट है और O2 गैस है, और इसको जला दिया, किसी चीज को जलाना हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तुमको बस ये ऐसा देख करके लग रहा है इस डेल्टा HR को, ये सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लग रहा है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि सर ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एग्जांपल नंबर 2 कर देना इसको, ऐसा लग रहा है सर कि ये डेल्टा HR जो है ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन तो लग रहा है सर कार्बन ग्रेफाइट का, कंबशन तो लग रहा है कार्बन ग्रेफाइट का, कार्बन ग्रेफाइट का, लेकिन ये ऐसा भी लग रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लग रहा है CO2 गैस का। तो हम कहेंगे बेटा बिल्कुल सही है, तुम जो समझ रहे हो ना बिल्कुल सही है, दोनों चीज के लिए डिफाइन है, यानी यहाँ पे बराबर हो गया, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट और फॉर्मेशन ऑफ CO2 बराबर हो गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, हर जगह पे होगा ऐसा नहीं, हर जगह पे होगा ऐसा नहीं। यहीं पर मेरे भाई अगर हम इसी एग्जाम्पल में कार्बन अगर डायमंड ले ले, अगर हम डायमंड ले लेते मेरे भाई, O2 गैस ले लेते, तो मेरे भाई हमें बताएगा कि यहाँ पर इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते या कंबशन बोलते कार्बन डायमंड का, क्या बोलते, क्या बोलना सही रहता, फॉर्मेशन या फिर कंबशन बोलना सही रहता? यस निखिल सही बोल रहा है सर, इसमें तो कंबशन ही बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है यहाँ पे तो फॉर्मेशन थोड़ी है, यहाँ पे ये जो इंथैल्पी चेंज हुआ इसको हम केवल कंबशन बोल सकते हैं कार्बन डायमंड का, डायमंड का। कोई बोलेगा सर इसको हम क्या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते, उतना देर से यही बता रहे, उतना देर से यही बता रहे, समझ गए, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आई होप ये लाइंस तुम्हें समझ में आया हो, ये लाइंस तुम्हें समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा और खुशी भी मिला होगा। इसी तरीके से हम और बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 बात करते हैं, ये पेज पूरा लिख लेंगे मेरे, टेंशन नहीं है। एल्यूमिनियम सॉलिड है, एल्यूमिनियम सॉलिड है और यहाँ पे 3/4 O2 ले लिए, तो ये Al2O3 1/2, क्योंकि इसका 1 मोल रखना है, जिसको जलाना है ना मेरे उसका 1 मोल रखना है, इधर का नहीं, ध्यान से देखना मेरे भाई। हाँ ये वन, तो क्या यहाँ पे तुम कह सकते थे Al2O3 का फॉर्मेशन है? नहीं, यहाँ पे मोल्स अलग है मेरे, इसका मोल्स हाफ मोल है, इसका 1 मोल तो लिए, लेकिन इसका हाफ मोल बना, ये गेम है मेरे भाई। था तो दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट में, रेफरेंस स्टेट में था, लेकिन ये हाफ मोल बन गया, यानी यहाँ पर डेल्टा HR जो होगा ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन तो बोलेंगे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम सॉलिड का, लेकिन कोई बोलेगा सर इसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 सॉलिड कह सकते हैं? तो नहीं बेटा नहीं कह सकते। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा होगा। एक एग्जांपल और लिखेंगे, एक एग्जांपल और लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4। हाँ लेकिन डिफाइंड ऐसे नहीं ना है बेटा, डिफाइन करने टाइम में गलत हो जाए, वो रिएक्शन लिखने के टाइम में सही होगा, रिएक्शन लिखने के टाइम में सही होगा, लेकिन अभी के हिसाब से जिससे डेफिनेशन के हिसाब से गलत है, जो रिएक्शन गिवन होगा तब सही है, तब सही होगा, तब तो हम लोग वही बोलेंगे H2 गैस। अब पानी बनाने का बात कर रहे हैं, लेट से यहाँ पे H2O और लिक्विड बना दिया, H2O लिक्विड बना दिया, O2 गैस है और बना दिया मेरे भाई, इसका डेल्टा HR जो होगा मेरे भाई ये इंथैल्पी, इसका 1 मोल है और ये भी 1 ही मोल बना मेरे भाई, तो इसको हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं, इसका H2 गैस का, हाइड्रोजन गैस का, या फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? तो वो दिख रहा है, हाँ सर इसमें दोनों बोल सकते हैं, तो कैसे कैसे सोचना है मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई। आप छोटा छोटा और बात करेंगे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट
इसका एप्लीकेशन पार्ट को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़ा सा हमें और बात कर लेते हैं यहाँ पे, अच्छी अच्छी बातों को करना चाहते हैं हम तुम्हारे सामने। मेरे भाई एलिमेंट्स अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे प्रेजेंट होगा तो उसका कोई कंबशन नहीं होगा। जैसे CO2 का कोई कंबशन नहीं होता है। एलिमेंट्स प्रेजेंट in its maximum oxidation state does not undergoes combustion, does not undergoes combustion। उसका कंबशन थोड़ी होगा मेरे भाई, उसका कंबशन थोड़ी होगा। जो एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा तो उसको तुम जलाओगे क्या? कैसे जलाओगे? नहीं जला सकते। जैसे तो उसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होगा, उसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन जैसे CO2 गैस का तुम बोलोगे सर क्या होगा? तो जीरो हो जाएगा। वैसे लोगों का जीरो हो जाएगा। अगर तुम बोलोगे सर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ O2, तो मेरे भाई O2 थोड़ी ना जलता है, O2 थोड़ी ना जलता है, तो इसका जीरो हो जाएगा। तुम बोलोगे सर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ Al2O3, तो हम बोलेंगे कि Al2O3 थोड़ी ना जलेगा, जो भी ये सॉलिड होता है मेरे ऑक्साइड एल्यूमिना होता है, जीरो होगा। तो अगर वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रीच कर गया होगा तो उसका जीरो हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा मेरे भाई। तो आई होप ये सारी बातें तुम्हें जान करके खुशियां मिली होगी। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे और हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे और अच्छी अच्छी चीजों को समझेंगे मेरे भाई। अभी DPP आपको अटेम्प्ट नहीं लेना है, नहीं जला सकते। उसको कैसे जलाओगे? ऑक्सीजन कैसे लगाओगे उसमें? ऑक्सीडेशन कैसे? ऑक्सीजन का एडिशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और मेरा कंबशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कंबशन जो है एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आई बात समझिए? तो इसीलिए कंबशन नहीं हो पाता है। ठीक है ऋतिक, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर को यही फिलअप करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे और खुशियां मनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।